अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं वो खैर आफियत से होंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो आज लास्ट वर्किंग डे है बहुत सारी जगहों पे। सो आज ना थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस और टेंशन का लेवल है ना, ये थोड़ा बहुत कम होता है। अच्छा, और जहाँ पे स्ट्रेस और टेंशन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाए तो आप ज़रा सोचा करें कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हमारे पास ऐसी जिनको हमें करने की ज़रूरत है। जिससे हमने कल हेल्थ के वाले से बात की थी, तो आपने ना रेगुलर चेकअप में बहुत सारे लोगों से कहती हूँ कि हमारे जो अम्मी अब्बू, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो ज़रा अपना ख्याल नहीं रखते। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जब आपका वीकेंड हो तो आपने कहा अच्छा ठीक है जी, ये जो वीकेंड आ रहा है ना, मैंने कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरीके से ना अपने अम्मा पापा को मैंने टाइम देना है। और बहुत सारे ऐसे पेंडिंग टेस्ट होते हैं और बहुत सारी चीज़ों से भाग रहे होते हैं, तो वो ज़रूर बहुत है, बिकॉज रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हेल्थ पे तो हमारा फोकस मुझे लगता है बहुत कम है, हमें अपना हेल्थ पे फोकस डालना है। और आजकल तो एक नया वायरस जिसकी भी बड़ी हम सुन रहे हैं, बातें हो रही हैं, वो है जनाब नीपा वायरस का। आपको कोविड का टाइम याद है? जब आज से 3-4 साल पहले कोविड ने हिट किया था तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं हम लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे आसपास इतने जानने वालों में हम देख रहे थे लोग कोविड की वजह से, और उम्र का तो मैं कहती हूँ कि ताल्लुक नहीं था इससे। जहाँ पर हम अच्छी एज के लोगों को जाते हुए देख रहे थे, हमने जवान लोगों को भी जाते हुए देखा। अपने हाथों से कहते थे कि हाँ चले आप जा रहे हैं, ठीक है जी, आपको कोविड सेंटर में आप जा रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में जब एक हफ्ता हो जाएगा आप ठीक होकर वापस आ जाएंगे। वो लोग, बहुत से लोग तक कभी वापस ही नहीं आए। बहुत से लोग के तो घर ही बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। कुछ लोगों के माँ बाप एक साथ चले गए और कुछ लोग फिर बाद में लॉन्ग कोविड का शिकार भी हुए। लेकिन अल्लाह ने हमें उस वक्त से निकाला। वैक्सीन आ गई तो आपने देखा कि फिर कितना लोगों ने उस मामले में भी रेजिस्ट किया। पहले लोग कोविड को नहीं मान रहे थे, कोविड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिर वैक्सीन आ गई तो लोगों ने भाई क्या वैक्सीन है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो थी। और उस वैक्सीन की वजह से आज जो है कि वो जो कोविड जो था वो अब एक नज़ला ज़ुकाम और फ्लू की सूरत में आके हमें कब आता है और चला भी जाता है हमें पता नहीं चलता। लेकिन अब एक नया वायरस आ गया है और यह है नीपा वायरस। ये कितना खौफनाक है, हमें इससे कैसे बचना है और उसकी क्या क्या अलामात हैं, इस हवाले से बात करूँगी मैं। डॉक्टर हिरा ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ स्कॉलर भी हैं, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताएं, ये जो नीपा वायरस जब एकदम से सरफेस पे आ रहा है, ये क्या वायरस है? बेसिकली जूनोटिक वायरस है। इसकी ओरिजिन जो है एनिमल एक्सक्रीटा से होती है। बाय एनिमल एक्सक्रीटा आई मीन्स कि उसका जो पेशाब है या उसकी जो वेस्ट मटेरियल्स है, स्पेसिफिकली बैट, चमगादड़ या फिर पिग। ये तो बैट से तो फिर मैं कोविड की तरफ चलेगी, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही शुरू हुआ थी। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब भी ये इसका एक्सक्रीटा आप पाम, डेट, क्योंकि बैट ऊपर ही हैंग आउट करता है, तो वो उसके ऊपर वहाँ से अगर आपने बगैर धोए वो चीज़ कंटेमिनेटेड हो उसके एक्सक्रीटा से और आपने वो यूज़ कर ली, और ऐसे ही जैसे पिग, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है, उसका जो सरफेस है, वर्किंग एरिया उसका ज़मीन है, उसके साथ कोई आप कह लेंगे ज़्यादातर ये स्लॉटर हाउस, बुचरी, इधर जगह से हमारी फूड के साथ मिलके हमारी डाइट का हिस्सा बनता है। जब हम उसे इंजेस्ट कर लेते हैं तो दिस इज़ वेयर जहाँ से डेवस्टेशन स्टार्ट होती है। सही, ठीक है। अच्छा, पहले तुम कहते थे कि जी जब वायरस आया था कि भी तो चाइना का वायरस है तो चाइना में रह जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो पूरी दुनिया में गया और उसने बड़ी तबाही मचाई। तो अभी ये जो वायरस है, मैं इसके बारे में पढ़ भी रही थी कि ये बेसिकली 1999 में सरफेस पे आया था सिंगापुर में, मलेशिया में, और वो पिग्स से, उस वक्त तो मैं बैट्स का नहीं पढ़ी, उसमें था कि वो पिग्स के थ्रू वो वायरस आया था। तो अगर खुदा न खासा ये आ जाता है तो इसकी अलामात क्या होंगी? अच्छा, हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में से वायरस हैज़ नो बाउंड्रीज, उसको बाउंड्री का नहीं पता कि उसने कहाँ इंटरवीन करना है, कहाँ इंट्रूड करना है। आ जाए तो सर्वेलेंस, सबसे पहले हमने सर्वेलेंस देखें। तशख़ीस जो है ना वो इलाज से बेहतर होती है, दिस इज़ व्हाट वी लर्न। तो सबसे पहले टाइमली रिपोर्टिंग हो जाए, रिपोर्ट हो जाए। अलामात में इसके सबसे ज़्यादा बाय इट्स फंक्शनल डेफिनेशन फीवर, हाई ग्रेड फीवर। किसी भी बीमारी का पहली अलामत जो होती है वो होती है हाई ग्रेड फीवर। दिस मीन्स कि आपकी बॉडी इज़ कॉम्बैटिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन। कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडी है जो आपकी बॉडी को हिट करी है एंड योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट। अलॉन्ग विद दैट यू हैव माइल्जिया फीवर। माइल्जिया मीन्स मस्कुलर पेन है। इसके अंदर जो ज़्यादा कॉमन मैनिफेस्टेशन है वो फीवर के साथ हेडेक है, फीवर के साथ डिजीनेस है, और सीजर्स, झटके लगते हैं इसके अंदर। एक दूसरा जो इसकी ज़्यादा ख़तरनाक मैनिफेस्टेशन है, जी बिल्कुल, जो ज़्यादा इसकी ख़तरनाक मैनिफेस्टेशन है
वो ये है कि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कराता है आपको जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपकी सांस लेने की जो नालियाँ हैं उसको स्क्वीज़ करता है, तंग कर देता है, जिसकी वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो प्राइमरीली ये जो नीपा वायरस है वो ब्रेन और रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक कर रहा है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि चलिए कोविड से तो फिर लोग बच गए थे, लेकिन अगर आपको ये वायरस हिट करता है तो आपका सर्वाइव करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया में भी निपा वायरस के कुछ केसेस आ गए हैं, तो वही जैसे भी आपने कहा कि वो वायरस की कोई सीमा नहीं होती, उसके कोई बॉर्डर्स नहीं होते, उसकी कोई हुदूद नहीं होती, वो तो बस आ जाता है बिना पूछे। तो कितना हमें तैयार होना चाहिए और हमारी एहतियात में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? देखिए, तैयार तो हमें ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी आपके जो फेडरल मॉनिटरिंग टीम्स होती हैं, सबसे पहले हमने अपने बॉर्डर सिक्योर करने होते हैं। इंडिया के राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ जितने कंट्रीज हैं दे आर वल्नरेबल नाउ, जिनसे हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। जैसे हम शेयर करें इंडिया के साथ बॉर्डर, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, चाइना है, वी ऑल आर वल्नरेबल स्टेट्स नाउ। हमें अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना होगा। एयरपोर्ट्स के ऊपर हमने अपनी सर्विलेंस टीम लगानी होगी, डॉक्टर्स को हमें वहाँ डिप्यूट करना होगा कि एनी पर्सन कमिंग विद फीवर, कफ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या कोई डिजीनेस है या कोई एपिसोड ऑफ उसको आप कह लें झटके अगर उसको आ गए हैं, तो दैट पर्सन हैज़ टू बी क्वारंटाइन देयर एंड देन, कि वो फिर कांटेक्ट में ना आए आपके कंट्री में, एयरपोर्ट से ही वो डिटेंशन सेंटर चला जाए। और हमारी एहतियात में ये है कि देखें सफाई तो बहुत है। सफाई हम लाइक देखिए बीइंग मुस्लिम एंड प्राइमरीली अ मुस्लिम स्टेट, और एवरी मैं रिलीजन की बात नहीं करती, सबके लिए भी कि सफाई निस्फ ईमान है हमारे लिए। और सफाई हर इन टर्म्स ऑफ एवरी मैटर, अगर हम चलें हेल्थ की बात करें, ये था बाहर निकली कराची में और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे सड़कों का क्या हाल है, बिल्डिंग्स के नीचे कितना कचरा पड़ा है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि हम कितना रिलीजियसली इस बात को फॉलो करते हैं। तो सफाई हमें अपनी हैंड वॉशिंग, अपनी सेल्फ हाइजीन पे ध्यान देना, एंड देन व्हाटएवर नहाएं, रोज नहाएं। अक्सर लोगों से तो मैं कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए नहाएं, तो कोई पानी अवेलेबल नहीं है आजकल कराची में, पानी इज अनदर इशू। खैर, तो ये है कि अब आप जो ग्रोसरी वगैरह परचेज कर रहे हैं, स्पेशली अब मैंने कहा डेट्स एंड पाम्स, तो डेट्स वगैरह या ऐसी जो आप कह रहे हैं कि जो बैट्स वाली, मैंने आपको एक बात की कि भाई सुन ले, उनको धोएं, मतलब कह रहे हैं कि डिसइंफेक्ट करें, डिकंटामिनेट करें। फिर अगर आपके पास ऐसा कोई केस रिपोर्ट हो जाता है या ऐसा कोई बंदा है जिससे आप मिल के आए, आपको लग रहा है कि उसको नज़ला जुकाम खांसी है, change your clothes, take a bath, good bath, wash your hands for good 20-30 seconds, आप डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ करें। तो एक बंदा जो है वो चेन रिएक्शन ट्रिगर कर देता है। तो अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, तो फिर ये चीज़ों को रोका जा सकता है। तो ब्रेक द साइकिल। ये जैसे आप डेट्स वार की बात करें, हम जरा इनको धो के अगर इस्तेमाल करें, कोई भी फल वैसे भी अगर हम इसको धो के इस्तेमाल करें, तो क्या फिर इस वायरस से हमारा बचाव मुमकिन हो जाएगा? देखिए, मुमकिन तो आप कहें 100% कुछ नहीं होता, बट आपके मैनूवर्स तो कुछ होते हैं कि आप उसके डेविस्टेशन को या उसके पेरिल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय ऑप्टिंग दीज आपके क्लेanलीनेस हैबिट्स, उसको आप कम करेंगे तो फिर मतलब ये कि आप उससे आपके उस अटैक से 50% 40% आप कम हो सकते हैं। मैंने कहा ना, वायरस डजंट स्पेयर एनीवन, ये किसी रिश्तेदारी को नहीं जानता, ये किसी अमीर गरीब को नहीं जानता, ये बस आता है जल्दी जाके मिलता है कि आओ आओ मैं तुम्हारे ये चीज़ है। तो वो, और दूसरा ये है कि मीट शॉप वगैरह पे जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे आप ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह पहने। लेट्स से कि अभी कोई हो गए हुए, हाँ, जैसे ये आप कोई यहाँ पे आपके कोई भी चीज़ पड़ा है, आपने कोई चीज़ उठानी है, पिक करनी है, बुचर शॉप, स्लॉटर हाउस से, आपने मास्क और ग्लव्स का प्लीज इस्तेमाल करना और उसको घर आके फौरन डिस्कार्ड करें इन मतलब शॉपिंग बैग, फर्दर उसको कंसील करें। कि ऐसी ओपन गार्बेज में नहीं डाल दिया कि आपका घर का गार्बेज भी उसमें आपने आके फेंक दिया उसको। तो ये इसको हम कहते हैं IPC कंट्रोल, इन्फेक्शन मैनेजमेंट आप करते हैं उसको। कंट्रोल यही है कि आप एक इन्फेक्शियस चीज़ को मजीद एक कोट के अंदर लॉक करें थ्रू इन एनी पॉलीथीन बैग या किसी के अंदर, और फिर आप उसको डिस्कार्ड करें। बिल्कुल, घर में जो भी थैली आप उसके अंदर डिस्कार्ड करें। तो ये चीज़ है कि जितना आप कांटेक्ट को मिनिमाइज करेंगे उतना आप इस वायरस से दूर रहेंगे। कितनी हम बात हो चुकी है निपा वायरस के थ्रू? अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो केरला इसकी साउथ इंडिया की स्टेट है जहाँ पे ये अभी आउटब्रेक की सिचुएशन है। यहाँ पे अभी तक 2 कंफर्म डेथ्स हो चुकी हैं, 6 के अंदर पॉजिटिव हो चुका है वायरस। और इन्होंने फिर जब वायरस किसी बंदे के अंदर पॉजिटिव होता है, अच्छा ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, फिर
इंडिया का अपना लोकल वायरस नहीं है। जब हम वायरस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि लोकल वायरस है कि आया हमारी ही ज़मीन से फूटा या कहीं और से ट्रैवल होके आया। तो ये किसने तोहफा दिया नीपा हमें? ये कोई तोहफा लाया है जो इन ही स्टेट से, जो आप कह लें मलेशियन सिंगापुर स्टेट से ये ट्रैवल करके आया है बंदा, और इसको ये एपिसोड्स ऑफ फीवर थी। अच्छा, इनसे जो लोग मिले इमीडिएट वो 6 थे, वो 6 थे, और अनफॉर्चुनेटली जो 6 के 6 लोग हैं इनकी उम्र 9 से 45 साल मीन्स यंग एडल्ट्स हैं और सब मेल हैं। ओके, ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग कि ये मेल को ही हिट कर रहा है, बट फॉर नाउ वॉट एवर इज लर्न इट इज़ द मेल। ठीक है। और दूसरा फिर उनके बाद हम जिस भी लेट्स से कि आई हैव कॉन्टेक्टेड द वायरस, तो मेरे साथ जिन लोगों ने मिला और आगे मैं जिन से मिलते चले गई, तो इस तरह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक साइकिल बनी जिसमें तकरीबन 1200 लोगों को ट्रैक किया गया एंड दे ऑल आर अंडर ऑब्जर्वेशन इन इंडिया, और उन सबको क्वारंटीन किया गया हुआ है। अच्छा, जो अर्ली मैनिफेस्टेशन जिनकी इसमें जो क्वारंटीन करने का यही टाइम, क्योंकि हमने इसमें कोविड में तो देखा था कि हफ्ता पहले तो था कि 14 दिन, फिर हफ्ता, फिर लोगों ने कहा 3-4 दिन भी काफ़ी हैं। इसमें जो क्वारंटीन कर रहे हैं उसका क्या टाइम है? 21 दिन। देखिए, किसी भी वायरस की एक नॉर्मल साइकिल होती है फ्रॉम इट्स फर्स्ट साइन एंड सिम्टम टू इट्स, जब तक इसकी साइकिल सबसाइड होती है 21 डेज का वायरस का साइकिल होता है, जो उसकी लाइफ स्पैन का साइकिल होता है। जी, 3 हफ्ते तो और अभी क्योंकि एक नोवेल वायरस है, बाय नोवेल आई मीन्स कि नथिंग मच हैज बीन लर्नड अबाउट इट, लेस रिसर्चेस आर देयर, तो अभी हमें सिर्फ ये पता है कि इसकी मैनिफेस्टेशन और सिम्टम्स क्या है, बट अनफॉर्चुनेटली बचना कैसे है? एग्जैक्टली हमें इसका ट्रीटमेंट नहीं मालूम अभी। नीपा वायरस की खतरनाक बात यह है कि फॉर नाउ वी डोंट नो द ट्रीटमेंट, वी आर ओनली गोइंग फॉर द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। क्या बुखार हो गया तो बुखार की दवाई दे दी, खांसी होगी तो खांसी की दवाई दे दी, सांस फंस रहा है तो सांस की नाली बहाल करने के आपने अद्वियात दे दी। मुझे फिर डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब कोविड मैंने आया था तो उसमें कह रहे थे कि जो कोविड है ये बड़े लोगों को, एडल्ट्स को ज़्यादा हिट कर रहा है, और बच्चे समहाउ जो है ना वो उनको एक इम्यूनिटी हासिल है। हम देखा न्यूबॉर्न में भी, जैसे अगर किसी माँ को कोविड हुआ था और उस औरत ने किसी बच्चे को जना है तो उसको वायरस इतना हिट नहीं किया, लेकिन अभी जो ये नीपा वायरस है ये बच्चों के लिए कितना खौफनाक हो सकता है, या फिर एग्जैक्टली क्योंकि अभी स्टडीज़ आपने जैसे बोला कितने नोवल वायरस है तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ये जो 1200 लोग हैं इनमें कहीं बच्चे हैं? देखें, मैंने कहा इनकी एज ब्रैकेट ही यही है, 9 ईयर टू 45 ईयर्स, यंग एडल्ट्स हैं जिनको हम कॉन्टैक्ट ट्रेस कर रहे हैं। अच्छा, फिर अगेन देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी क्योंकि बिल्ड हो रही होती है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है बॉडी, एंड विद द एज योर इम्यून सिस्टम्स डिक्लाइन। अगर आप अपनी हेल्थ और हैबिट्स और अपनी आप कह लें खुराक का ख्याल नहीं रखते तो आपकी इम्यूनिटी डिक्लाइंस विद योर एज। ठीक हो गया, और बच्चों में ये बूस्ट पे होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो इतने वल्नरेबल पॉपुलेशन नहीं होते और बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी मसले की बात यह है कि ये ब्रेन को अटैक कर रहा है, और इसमें कोई एज जेंडर आप डिफाइन नहीं कर सकते कि व्हेनेवर द वायरस इज एंटरिंग योर ब्रेन तो वो फिर इट इज़ नॉट स्पेयरिंग एनीवन। और अभी भी जो डेथ्स हुई हैं उसकी वजह जैसे नेग्लेरिया है, मतलब वो जो चला गया और उसके बाद से जब दिमाग खाना शुरू तो बिल्कुल। अच्छा, नेग्लेरिया का इशू ये है कि नेग्लेरिया अपवर्ड ट्रैवल करते हैं, डजंट ट्रैवल डाउनवर्ड। इसका मसला ये नहीं है, ये अप एंड डाउन बोथ अटैक कर रहा है। ये तो ज़्यादा खौफनाक है। अगर ये ब्रेन पर आपके कर है तो फिर आप ज़्यादा बचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आई एम श्योर कि जी जो हुकूमत पाकिस्तान है वो इस हवाले से जो है ना बड़ी कोई मरबूत हिकमत अमली बनाया, और वो देखिए कि जी कहाँ कहाँ से आपको अपने बॉर्डर्स जो है वो कंसील करने की ज़रूरत है ताकि ये वायरस सेंटर ना हो। क्योंकि एक चीज़ अगर इंडिया आ गई है, बांग्लादेश आ गई, खैर बांग्लादेश, लेकिन अगर इंडिया आ गई है तो फिर उसको पाकिस्तान आने से आप देखिए ना, कोविड भी हमने इसी तरह इम्पोर्ट किया था। इनिशियली जब कोविड आया था तो पाकिस्तान वाज द स्पेयर्ड नेशन। अच्छा, ये मुझे पूरी सवाल मेरे कान में आ रहा है, कोई खास चमगादड़ है? नहीं, कोई खास चमगादड़ नहीं है। एनी बैट विच इज इन्फेक्टेड, लाइक मस्कीटो भी तो सारे मस्कीटो होते हैं, मगर जिस मस्कीटो की बॉडी के अंदर मलेरिया वायरस की साइकिल चल जाए वो आपको मलेरिया करवा देता है। इसी तरह उस बैट के अंदर अगर वायरस अजाइश पा रहा है, क्योंकि बैट इज अ मीडियम जिसके अंदर वायरस एंटर हो गया, वो एक वायरस की साइकिल को एक सर्टेन हद तक पहुंचा के फिर वो लोगों में ट्रांसमिट कर रहा है। तो इट्स अ होल सोल सेक्सुअल साइकिल ऑफ अ वायरस यू कैन से, विच मतलब जो बैट से शुरू होती है ह्यूमन पे खत्म होती है। चलिए, हमने इस वायरस की बात तो कर दी, अल्लाह करे पाकिस्तान इस नीपा वायरस से जो है वो महफूज रहे, लेकिन एक वायरस जो कि हमारे गोडे गिट्टों में आके बैठ गया हुआ है, क्योंकि हमने बच्चों की बात की कि अभी शुक्र है बच्चों को भी हिट नहीं कर रहा, तो हम पाकिस्तान में जो देख रहे हैं वो ये है कि एक ऐसी चीज़ जो कि हम बहुत अरसे से इसको रेडिकेट करने की मिटाने की कोशिश करें और नहीं निकल पा रहा, डैट इज़ पोलियो। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मौजूद भी, और आप ये सेल भी सारा मॉनिटर कर रही होती, तो मैं चाहूँगी कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए। डॉक्टर साहबा,
क्या रोक रही है हमें? मतलब आप देखें पूरी दुनिया में जब आप नक्शा जो सामने पेश करते हैं और आप पोलियो वायरस के हवाले से बात करते हैं तो 2 ऐसे ममालिक हैं कि जिन पर जो डॉट्स आ रहे होते हैं, आप कहते हैं ये कौन से ममालिक है? वो कहते हैं जी ये अफगानिस्तान है और दूसरा है पाकिस्तान, जो कि अभी भी पोलियो वायरस से लड़ रहा है। लोग अभी तक कन्विंस ही नहीं होते कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। उनको लगता है कि पता नहीं हमारी आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी। मतलब ये मेरे बाप ने पी थी, देखे हम आगे सामने से हमने भी पोलियो के कतरे पे देखे, हमारी भी औलाद सामने आ गई। मतलब व्हाट्स स्टॉपिंग देम? क्या मसला है? हम क्यों नहीं निकल पा रहे इस अजाब से? मिथ्स हैं। सबसे पहले जब पोलियो की वायरस आई तो यहाँ पे क्लेरिक्स, हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट मकतबा फ़िक्र के, आई एम नॉट हिटिंग और टारगेटिंग एनीवन एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, उन्होंने इसको इस चीज़ से एसोसिएट कर दिया कि जी आपकी तौलीदी सलाहियतों को जो है ये मुतासर कर देता है। कुछ हलकों ने स्पेसिफिक एरियाज में, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि वो कि जी आगे आप जनरेशन ही बढ़ सकेंगी। हाँ, ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। देखें हमारे यहाँ बहुत सारे क्लैरिक्स हैं हु ओनली सीक रिलीजियस नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती। और साइंटिफिक नॉलेज इज ऑल अबाउट रिसर्च। बगैर रिसर्च के मैं कोई भी बात कर दूं, इट कैन बी अ वेग स्टेटमेंट, मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी ट्रू। तो ये वाली सिचुएशन है। अभी पोलियो हमारे पास जो हमारे एज पाकिस्तान को एज अ नेशन जो चैलेंज है वो ये है, एक्टिव हमारा पोरस बॉर्डर है, continuous infiltration and influx and outflux of the immigrants from Afghanistan also and from other borders also. But अफगानिस्तान का इशू ये है कि वहाँ पे सर्वेलेंस नहीं है, वहाँ पे लेबॉर्ट्री नहीं है, वहाँ पैथोलॉजिकल कोई सर्च कोई हंट नहीं होती। हमारे यहाँ डिस्पाइट कि एवरीथिंग इज़ वेल कंस्ट्रक्टेड एंड वेल रिपोर्टेड, बट क्योंकि हमने उन रिफ्यूजीज़ को, उन आपके मेहमानों को, मैं चाहूंगी ना ये अब क्योंकि थोड़ी अवामी बात है तो उसको जितनी आम मतलब आम ना जबान में आप उसको बता सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूंगी उर्दू में, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि नहीं भाई देखें। क्योंकि मोस्टली मैं लोगों को देखती हूँ वो कहते हैं जी अगर हम पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाते हैं बच्चों को मोशंस लग जाते हैं। भाई वो बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। पोलियो के कतरे चाहे एक्सपायर्ड भी हों उसका कोई नुकसान नहीं है। मैं चाहूंगी प्लीज ये भी जरा क्लियर करें। ये बेजरर कतरे बिल्कुल बेजरर है। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद डोर टू डोर लोगों को काउंसिल करने के लिए, ये मिथ ब्रेक करने के लिए, पिछले अभी भी हम एक्टिव पोलियो कैंपेन में है, मंडे से आज लास्ट डे ऑफ द पोलियो कैंपेन है और अभी इस शो के बाद मैंने फिर फील्ड में दोबारा जाना है एंड वी हैव टू हिट दोज एरियाज जहाँ पर आप कहें कि महाजरीन का इलाका है, जहाँ पे लोग एक्टिव मेहमान आते हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान से, बालाई इलाका जात से, केपीके से जो लोग आके मेहमान यहाँ पे रह रहे होते हैं, अफगानिस्तान से बहुत लोगों के कबायली लोग आके रह रहे होते हैं। और सबसे इस वक्त मदिहा मुश्किल बात यह है कि कराची के तकरीबन नालों में पोलियो वायरस पॉजिटिव आ गया, इन्वायरमेंटल सैंपल। वी आर एट द ब्रिंक कि कभी भी यहाँ पे हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। पोलियो वायरस है ना, मतलब वो ममालिक जो अभी भी भूख से लड़े हैं वो पोलियो से लड़ चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे वो पोलियो से लड़ चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये क्योंकि हमारे दिमाग में आके पोलियो वायरस बैठ चुका है। हमें लगता है कि पता नहीं अगर ये पोलियो के कतरे पिला देंगे तो क्या कुछ हो जाएगा। आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर आप अपने बच्चों को पोलियो वायरस के कतरे नहीं पिलाते उसकी रेडिकेशन के लिए और आपके बच्चों को पोलियो वायरस हो जाता है और आपके बच्चा अपाहिज हो जाता है, तो ये मतलब आपका फ्यूचर तो अपाहिज हुआ ही आपके बच्चे की सूरत में। आपने अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। हमने आसपास ऐसे पोलियो के कितने केसेस देखते हैं। तो खुदारा, और मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनका बड़ा यहाँ पे किरदार आ जाता है कि ये मस्जिदों में आज स्पेसिफिकली आज जुमे का तो मेंबरों से बैठ के ये बात की जाए कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अपाहिज होने से बचाएं। और देखिए ये खुद कितना बड़ा गुनाह है कि आपको पता है कि ये पोलियो से बच्चा अपाहिज हो जाता है, उसके बच्चे का पूरा फ्यूचर सब खत्म हो जाता है, आपकी ज़िंदगी अपाहिज हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है तो सिर्फ ये जो 2 बूंद है ना पोलियो के कतरों के, ये आपने अपने बच्चों को ज़रूर पिलाना है। मैं डॉक्टर साहब चाहूँगी कि क्योंकि स्पेसिफिकली आपने बात भी की, हमारे इतनी खौफनाक बात है वैसे कि अगर हमारे सिविज में, कराची के सिविज में पोलियो के जो सैंपल जो लिए जा रहे हैं वो अगर पॉजिटिव आने लग गए, और मैं आपको बताऊं कि इसकी जब जेनेटिक कोडिंग की गई तो द वायरस का जो जेनेटिक कोड है वो अफगानिस्तान के वायरस से मिल रहा है। इट इज़ नॉट इवन आर लोकल वायरस। हम दूसरे की जंग अपने ऊपर मुसल्लत किए बैठे हैं और हम उससे निबर्दाज़मा होने की हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपकी मीडियम से लोगों से अपील है कि प्लीज़ जब टीमें आपके दरवाज़ों पे आएँ, खुदारा उनको इज़्ज़त से एंटरटेन करें,
कुछ नहीं तो धूप गर्मी है, ज़्यादातर ख़वातीन है, उनको पानी पिलाएं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अगर कतरे नहीं पिला रहे तो कम से कम इज्जत का रवैया तो आप इख्तियार करें। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि लोग अब मुझसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने तो 2 साल की जी हिफाजती टीका जात लगा लिए, मजीद पोलियो क्यों, ये कतरे क्यों? जी सप्लीमेंटल डोजेज हैं, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आता है। हर 1.25 और 1.5 महीने बाद मदिया पोलियो कैंपेन होती है। ये मेरा और आपका टाइम नहीं है कि हमने 3 महीने बाद पी लिया, 6 महीने बाद पी लिया। नाउ वी हैव टू सिक्योर आवर चाइल्ड हर 1.25 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। बेइज्जती होती है यकीन माने जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो और उसके बाद आपको एक दो वो पीला फॉर्म लेके जाना पड़ता है बताने के लिए जी आपने पोलियो के कतरे पिए हुए हैं। एग्जैक्टली। और ना पियो फिर वो कहते हैं एयरपोर्ट पे आपको पोलियो के कतरे पिलाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बजाय ये कि इतने बड़े हो के आप पोलियो के कतरे पिए हैं। फिर हमने हज में भी स्पेसिफिकली देखा कि जब वहां पे भी जा रहे थे वो भी देखते कि भाई आपको पोलियो ने आप कतरे पिए हैं। अच्छा, उस पे भी मैं आपको बताऊं लोग क्या करते हैं। हज उम्रा इतनी सादत की बात है, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला के घर हम हाजिरी दे रहे हैं, अपने पिछले पूरे तमाम मामलात की उस चैप्टर को क्लोज करके जाएं। लोग इस पे भी आते हैं कि बगैर पीए सर्टिफिकेट बन जाएगा, बगैर पिए एक मैडम किसी तरह हो जाएगा। मतलब लोग इस चीज को भी नहीं बख्शते कि खुदा के बंदे वहां तो कहाँ सच्चे जा रहे हैं, होके वहां तो आप सच्चे होके जाएं। जाएं। ये भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, कल एक इंसिडेंट है कि लोग मेरे मुंह पे लिटरली अ मैन वाज स्टैंडिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ माय फेस एंड चार्जिंग। आप होती कौन है मेरे बच्चे के साथ? लोग ये, मैं आपको बता दूं, ये बच्चा, मैं, आप, ये स्टेट का बच्चा है। हम हुकूमत पाकिस्तान के शहरी हैं, नुमाइंदे हैं, ये हमारा मुल्क है। लोग हमसे पूछते हैं आप हमें कुछ नहीं दे रहे, इसके पीछे क्यों पड़े? हेल्थ हम आपको दे रहे हैं, आपके डोर स्टेप पे, प्लीज वेलकम इट। आपके और दूसरी बात, मेरी बात सुने, आप देखते हैं कि मौसम की हर किस्म की सख्ती को बर्दाश्त करते हुए हमारे पोलियो वर्कर्स दूर दराज के इलाकों में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जाते हैं। खुदा के लिए ये अपने मतलब के लिए नहीं आती है, आपके बच्चे की सेफ्टी, आपके बच्चे की सलामती के लिए आते हैं। इनको खाली हाथ ना लौटाएं और अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर हीरा ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थी। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और उस वीडियो ने लिटरली हिला के रख दिया। उस वीडियो में हम देख सकते थे कि एक शख्स, एक बूढ़ा आदमी अपनी बहू को बच्चों के सामने, अपने घर की बाकी औरतों के सामने बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बना रहा है। जिस तरीके से वो औरत मार खा रही थी, जिस तरीके से वहां पे बच्चे खड़े हुए थे, रोक रहे, रो रहे थे, और जिस तरीके से जो पीछे बैठे हुए जो लोग देख रहे थे ना, उसको देख के ऐसा बिल्कुल पता चल रहा था कि ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। मैं वो जरा वीडियो आपके सामने दोबारा जरा चलाती हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं तो बच्चे स्पेसिफिकली ना देखें। और कितनी आयरनी की बात है कि जिस औरत के साथ ये हुआ, गो के केस अभी ख़त्म हो गया, क्योंकि कहते हैं जी हमारे घर का मामला था तो केस तो ख़त्म हो गया, और लेकिन वो बच्चे अपनी माँ को पिटते हुए देख रहे थे। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी अगर दूसरे बच्चे जो देख रहे हैं वो ये वीडियो ना देखें जो हमारे सामने हम देख रहे हैं, कि मैं अपनी टीम से कहूँगी कि ये वीडियो चलाए भी, कि किस तरीके से ये शख्स जो है ये उस औरत को जो कि ज़मीन पे लेटी हुई है उसको मारा, और बाद में पता क्या चलता, अरे बच्चे रोक रहे हैं, और ये बच्चे कितने छोटे बच्चे हैं, पीछे लोग बैठे हुए हैं और वो आराम से पिटते हुए देख रहे हैं। कोई भी इस औरत की मदद को नहीं आ रहा है तो बच्चे, इस औरत के बच्चे। वीडियो बनाई इस औरत के देवर ने और उसने वीडियो बना के भेज दी अपने आगे रिश्तेदारों में। इन खातून के जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पर नहीं होते, वो होते हैं साउथ अफ्रीका में। और 2 दिन पहले मैंने इन खातून देखी और मेरे खातून ने कहा कि मैंने ना अपने ससुर से बदतमीजी की थी जिसकी वजह से मेरे ससुर मुझे मार रहे थे, हमारा आपसी मामला है तो हमने इसको कर लिया, केस तो वापस ले लिया, लेकिन ये कोई वाहिद ऐसा केस नहीं जो हम देख रहे हैं। और हमें समझ में नहीं आ रही कि भाई हमारी वो वैल्यूज़ कहाँ पे गई। हमने पिछले ही हफ्ते शो किया था, उसमें था कि ज़रूरी नहीं है, औरत पे फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपने सास ससुर की खिदमत करे, जो फ़र्ज़ है वो उसके बेटे का है कि वो खिदमत करे। और वो औरत बात में इतनी आराम से कहती मैंने बदतमीजी की थी, इस वजह से उन्होंने मुझे मारा। शी वॉज ऑल्सो ओके अबाउट इट। ये जो हमारी समाजी वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से कहाँ चली जा रही है। ये जो वीडियो आपने देखी कि जो औरत मार खा रही थी, इसका इम्पैक्ट जो है
जिन जिन लोगों ने देखा उस पर कितना बड़ा सवाल से बात करेंगे। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ पब्लिक स्पीकर रिलीजियस स्कॉलर हमारे साथ अवैस रब्बानी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको शो में खुशामदीद कहती हूँ। और जो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसको बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर माहिर नफ्सियात किरण जावेद भी मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम किरण, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें शो में ऐसे इज्जत बख्शी। मैं सबसे पहले तो सारिम भाई आपके पास आऊँगी। आपके पास तो पता नहीं ना जाने ऐसे कितने केसेस हैं, कितनी ख़वातीन रोज़ पिटती आ जाती हैं, लेकिन ये कितना नॉर्मलाइज होता चला जा रहा है कि अब वो जो औरत ने स्पेसिफिकली बेचारी ने आके कहा, क्योंकि ये हमारे घर का मामला, आई एम श्योर उस पर भी प्रेशर हुआ होगा और उसको अपना घर बचाना है, घर बचाने के लिए औरतें पिटती हैं, और उसने भी आके बात की। बहन, इसमें आपने कहा ना बच्चे ना देखें, इसको जो बच्चे देख रहे होंगे वो हैरान हो रहे होंगे कि शायद बाजी को जो है ना पता नहीं है कि हमारे घर में तो इससे ज़्यादा हमारी अम्मा या बहन या जो है ना पिट रहा है। हमारे यहाँ जैसे भी डॉक्टर साहब कह रही थी ना कि वायरस का कोई बॉर्डर नहीं होता है, इसी तरीके से इस तशद्दुद का भी कोई रिश्ता नहीं है कि ससुर से पिट रही है, भाई से पिट रही है, बाप से पिट रही है, बेटे से पिट रही है। मेरे पास तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अगर इसकी हकीकत में जाए ना, जो कड़वा लगेगा लोगों को सुनने में, वो ये है कि देखें उसका मियाँ यहाँ नहीं है, बच्चों के साथ रह रही है, ससुर मार रहा है, ससुर की ताकत इस्तेमाल हो रही है, पीछे फसाद में कहीं औरत ही होगी क्योंकि साथ औरतें भी खड़ी हुई थी, वहाँ बैठी हुई थी आराम से। ठीक है ना। अगर वो नहीं थी तो समझ में आता है, वो थी तो इसका मकसद ये फसाद भी उनका होगा, ताकत मर्द की इस्तेमाल हो रही होगी। जितने फसाद हैं उसके पीछे खड़ी औरत ही है, और औरत को जब यहाँ बिठाएं उससे पूछें तो वो कहती है औरत ही औरत का जो है ना दर्द जानती है, औरत ही तो औरत का दर्द नहीं जानती। मैंने तो हमेशा यही समझा है। वो कितनी इंडिफरेंट नजर आ रही है जो वीडियो में जो बाकी लोग नजर आ रहे हैं। एक घर में अगर अकेली औरत है और मर्द पिट रही है तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन अगर दूसरी औरत भी वहां है और वो औरत पिट रही है, वजह चाहे कोई भी हो, नाम उसको कोई भी दे दें, पिटने का तो कोई नाम ही नहीं है ना, तो किस तरीके से नाम दे करके या कत्ल कर दिया, गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, कौन सी कत्ल में कौन सी गैरत है, कोई उसको जस्टिफिकेशन तो है ही नहीं ना। हमारे यहाँ रोज पिटी हुई औरतें आती हैं, निशान सर से पांव तक निशानों में आती है। हम वो तस्वीरें, वो वीडियोस दिखा भी नहीं सकते, इस हालत के अंदर आती है, और बेचारी 2-3 दिन अपने जज्बात को ठंडा करती है, जो उस वक्त दीवानगी होती है, और फिर मजबूर हो करके, क्योंकि ना भाई भी यही कह रहा होता है चली जा बहन, माँ भी यही कह रही होती है चली जा बेटी, सब उसको यही रास्ता दिखा रहे होते हैं, और वो मजबूर होकर के दोबारा उधर ही चली जाती है। पिछले हफ्ते का आपको एक केस बताऊं, शायद हैरान रह जाए, पता नहीं मुझे ये बात बोलनी भी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। इस कदर तशद्दुद में आई एक औरत, और बड़े आदमी की बीवी की बात कर रहा हूँ, किसी ये झोपड़ा पट्टे की बात नहीं हो रही है, और वो औरत का भाई और माँ सिर्फ बेटी को इसलिए मजबूर कर रहे थे चली जा कि उसके मियाँ ने बेटे को धमकी दी हुई थी कि मैं तुझे मार दूंगा। वो उसको, मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैं बोला अगर तुम्हारी बेटी होती इसकी जगह, बहन की जगह, तुम भेजते? कहने लगा नहीं। मैं बोला तो सोचो तुम कितने जालिम इंसान हो, तुम भाई कह रहे हो, ठीक है। तो ये जो, जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे ना, और जब तक हम सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे, एक औरत पिट रही है, मैं उसका कोई भी नहीं हूँ। जो मैं कहती हूँ, जो देवर ने वीडियो बनाई थी वो एक तरीके से उस बेचारी के हक में बनाई थी, और उसने किसी को भेजी थी, उसी को बाद में पकड़ भी लिया गया। खैर अब तो ये केस रफा दफा ये खत्म हो गया हुआ, लेकिन हम सिर्फ इस औरत के लिए नहीं लड़े, हम ऐसी बाकी तमाम औरतों के लिए लड़ रहे हैं जो कि चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से और अपने घर में पिट रही है, लेकिन वो अपनी इज्जत की वजह से खामोश रहती है। जैसे इन्होंने भी अपनी, आई एम श्योर कि इस पर प्रेशर आया होगा क्योंकि मियाँ बाहर रहते हैं कि जी मुझे बताया वैसे के फ़र्ज़ तो नहीं उस औरत पे कि वो अपने मियाँ की, मियाँ तो चला गया, मियाँ पे तो फ़र्ज़ ये था कि अपनी बीवी को साथ लेके जाता, अपनी बीवी अपने बच्चों को साथ रखता, लेकिन वो वही बात हमारे पाकिस्तान में हमने देखा है कि आप अपनी बीवी को माँ बाप के पास छोड़ते थे खिदमत के लिए, फिर SSM के कई केसेस देखते हैं ना उसको जाने की इजाज़त होती है, पिटने की इजाज़त होती है। सद अफसोस। बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई चुनीदा मौजू का इंतखाब फरमाया। तमाम तारीफ़ें खुदा बुज़ुर्ग बरतर के लिए, दरूद लामहदूद हुज़ूर सईद वाला, आपकी आल, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। देखिए, मिजाज कुरान ये है कि अपने नबी को वही सीरत सिखाई और आपने उस पर अमल पैरा हो के बताया कि जो जानवर है ना उनके साथ भी प्यारा सलूक बरता जाए।
हुजूर सैयद वाला के पास ऊँट आके शिकायत कर रहा है, खच्चर आके शिकायत कर रहा है। हुजूर कह रहे हैं सुनो, ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है, इसके साथ अच्छा रवैया बरतो, और अगर ऐसे रखना है इसे आज़ाद कर दो, तुम इसे मालिकियत का हक नहीं रखते अगर तुम इसके साथ ये सलूक करते हो। ये तो जानवर है। फिर जंगों में कहा गया पेड़ पौधों का ख्याल रखो, उनको ना काटो। जिस हसीन तरीन शख्स की सीरत और सुन्नत ये हो, उसका उम्मती कोई कह सकते हैं अपने आप को रहमतुल आलमीन का उम्मती हूँ और अपने घर वालों के लिए जहमत बना हुआ हूँ? अपनी ज़ौजा जो शरीक हयात है, जिसके लिए कुरान कह रहा है तुम्हारी खेतियां हैं, बताइए जरा खेतियों की हिफाजत कैसे होती है, उनसे प्यार से पेश आता है। वो जो असल मालिक होता है ना, वो जिसे हम कहते हैं जो जमींदार होता है, जमीन में काम करता है या किसान होता है, वो एक पत्ते से भी मोहब्बत करता है। कोई गलती से घुस जाए उसको पिटाई लगाता है कि तुम मेरी खेती पे कैसे आए हो। उससे मट्टी से मोहब्बत होती है, उसकी महक से मोहब्बत होती है। ये वो केसेस हैं जो जहालत और मुकम्मल जोहल के ऊपर मबनी है। हुजूर सैयद वाला ने अपनी जिंदगी में औरत का एहतमाम, इकराम, मार्फत, मर्तबा, किरदार से बयां फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का इकराम ये है, एहतराम ये है कि उनके जाने के बाद उनकी सहेलियों की आमदोरफ्त हो रही है और उसमें उनकी खातिर तवाज़ो हो रही है कि जी उसने मुझ पे एहसान किया है, उनके एहसानात नहीं भूल सकता। बेटी तशरीफ ला रही है तो मेंबर से खड़े हो गए कि जी ये मेरी बेटी है और उसका मकाम और मर्तबा क्या है। और सिर्फ यही नहीं, जनाब उम्मे सुलैम के पास जाना, जनाब अनस बिन मालिक की वालदा के पास जाना, उनके साथ नरम रवैया। आप सुनते आए उम्मे हानी के घर से महराज का सफर तय हुआ। यानी खवातीन तो मदीने में, ये बड़ी बात कह रहा हूँ शायद लोग नहीं जानते, मदीने वाला इतना कोई भी आम शख्स हो, खास तौर से खवातीन फख्र महसूस करते थे कि कोई खातून हो ना तो सैयद वाला के पास बिला झिझक चले जाते थे। यहाँ तक कि एक रिवायत में कि हाथ पकड़ के हुजूर को कहा आप मेरी बात सुने प्लीज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हुजूर बैठ के सुनते थे, जी फरमाइए। और मना फरमाया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है खवातीन के लिए का अलैका लिलनिसा, तुम्हें औरतों की जिम्मेदारी दी गई है, खबरदार। फिर ये माशरा वहां चला जाए कि बेआई ज़मीन क़ुतिलत, कि मुझे किस बिना पे कत्ल किया गया था। एक आम रोटी ना बनाने पे कत्ल कर दिया गया। ये हमारे पाकिस्तान में मुल्तान में आपको याद होगा कैसा हुआ था। यहाँ कराची के वाकयात भी हैं। न्यू कराची में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया कि सास की खिदमत नहीं कर रहे थे, रोटी गोल नहीं थी, नमक ज्यादा था, इस तरह के मामला। देखिए ऐसे लोगों के लिए मैं जरा वईद सुना दूं कुरान और सुन्नत को पढ़ते हुए कि ये जो भी लोग हैं ना, सबसे पहले तो इन पे एक पर्चा कटना चाहिए, लॉ को तोड़ रहे हैं, यानी कानून पाकिस्तान की भी है, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरा, ना ये सुन्नत पे अमल पैरा है। इनके बारे में शरीयत ये कह रही है कि एक तो ये मजलूम पे जुल्म कर रहे हैं, यानी वो जो आपके साथ चलने वाला था, जिस्मानी तौर से आपसे ज़ईफ था, उस पे आप जुल्म कर रहे हैं जालिम की हैसियत से। दूसरा, उसके हक नहीं अदा कर रहे आप, यानी अगर एक शोहर को नहीं मालूम कि खातून के हक की ज़ौजियत में क्या क्या आता है, पूछ लीजिए किसी दूल्हा से मामूली तौर से कि जी उसका क्या क्या हक है। नहीं, बस हमें पता है मजाजी खुदा है, तो खुदा ऐसा होता है अपने बंदों के लिए। खुदा की शफकत तो ऐसी होती है कि वो माफ करता है, गलती करे तो उसको मौका देता है। और आप जो मिजाजी खुदा बने हैं तो आप उसको मार रहे, पीट रहे। खुदा की कसम, ये मिजाज अगर खुदा ना खासा खुदा ने इनके साथ अपनाया ना तो इनके हाथ टूट जाएंगे। क्योंकि हमें लगता है कि वो ज़ौजियत में नहीं आई, वो आपकी गुलामी में औरत आ गई। तो ऐसा नहीं है। मैं जरा इसको आगे कंटिन्यू भी करूंगी, लेकिन मुझे बताएं ये जो हम देख रहे हैं जो पीछे बैठी खवातीन किस तरह से इंडिफरेंट बैठी हुई हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो किस तरह से रो रहे हैं और जिस तरह से मना कर रहे हैं, ये तो बच्चों की साइकी पे, ये तो मतलब आगे जाके बच्चों के लिए तो चीज़ नॉर्मलाइज आपने कर दी तशद्दुद। तो इन बच्चों की क्या पर्सनालिटी होगी जो अपनी माँ को पिटता हुआ देख रहे हैं, वो जो औरत जो पिट रही है उसके लिए क्या, उसकी क्या पर्सनालिटी होगी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप देखें जो आसपास के लोग खड़े हैं, औरतें, बच्चे, एक ट्रॉमा है ना, जो सदमा जिससे वो औरत गुजर रही है जो पिट रही है। फिर एक होता है सेकेंड हैंड ट्रॉमा, जिसमें जो लोग उस चीज़ में शामिल हैं, देख रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे और वो बहुत ज़्यादा बेबस हुए हैं, तो वो सेकेंड हैंड ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्यों है? क्योंकि वो इनसेंसिटिव भी हो सकते हैं, वो सप्रेस्ड इमोशन के साथ भी हो सकते हैं। ये जो अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है, ये इस चीज से गुजरे हैं, जो कि पहली दूसरी दफा में जरूर इन्हीं लोगों ने कोई ना कोई आवाज उठाई होगी, जिसकी वजह से उनको भी किसी रद्द अमल को फेस करना पड़ा है, जिसकी वजह से डर के मारे सिर्फ खड़े, सिर्फ रो रहे। बेबसी है ना, आप कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ आप जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। और जो वीडियो बना रहे हैं उसकी भी पावर सिर्फ इतनी ही है कि वो सिर्फ वीडियो बना के एक इनडायरेक्ट वे में इसको इस पे कोई एक्शन लेने के लिए कोई भी इंटेंशन हो सकती है, जो फैलाई भी गई, वायरल भी की गई, कि हम तो जैसे आप समझे साइकी, हम जो जैसे कुछ कर नहीं सकते तो कुछ और कोई और शायद इस पे एक्शन ले, कुछ हो, क्योंकि ये निहायत बेबसी की निशानी है। और जो इससे गुजर रहे हैं
बहुत ही ट्रॉमा में, बहुत सदमे में हैं, ऐसे बच्चों की पर्सनालिटी कैसे बनेगी? दो किस्म के निकलते हैं, या तो शदीद डर खौफ की वजह से सारी ज़िंदगी दबे हुए रहते हैं, या तो सेम इसी तरह वो रिवेंजफुल होके अपना ये सारा भी दूसरों पे तो उनके पास जवाब होता है। फैलाते जब वो हैं। आगे से अपनों को जब मारेंगे तो कहेंगे हमारे तो घर में ऐसा ही होता था। जब खवातीन घरों में पिटती हैं और कहीं ना कहीं से इतनी हिम्मत इकट्ठी करके वो पुलिस को कॉल करती हैं, ये बुलाने की कोशिश करती हैं, तो पुलिस ये कहती है आपके घर का मामला है, क्योंकि ये ना कि हमारे कुछ वैल्यूज ऐसी हैं कि वो भी कहते हैं ये तो आपके घर का मामला है, जरा इसको रफा दफा करने की कोशिश करें। फिर वहां पे कहाँ जाएं? पुलिस ने मीडिया के आगे तो कह दिया कि वो अगर बचना भी चाहे नहीं बच सकता, इक़दाम कत्ल था, यहाँ कत्ल कर देते हैं तो माफ़ी हो जाती है, तो इक़दाम से क्या इशू है? कोई भी इशू नहीं है। हमारे यहाँ कानून को भी बदलने की ज़रूरत है। ऐसे हमारी बहन बेटियाँ इतनी फारिग नहीं है कि जिसका जी चाहे आए उन्हें कूटे, किसी भी नाम कोई भी नाम दे करके और चला जाए या कंप्रोमाइज़ हो जाए। ये स्टेट को जो है जुर्म बनाना चाहिए। और एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी जो खवातीन हैं उनको घरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि औरत घर की चार दीवारी के अंदर ही महफूज है। अब वो आपने ब्रेक पर जाने से पहले देख ली जो फुटेज है, और ऐसी कई फुटेजेस आपके सामने आती है कि किस तरीके से औरतें अपने घरों में पिटती हैं, बाप से, भाई से, मियाँ से, ससुर से, और सिर्फ पिटती नहीं है, बहुत सारी जगहों पर अपने ही घर में इनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं होती। और घर की चार दीवारी से बाहर हम देखते हैं कि जब बच्चियां स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अपनी जॉब्स के लिए निकलती हैं, घर को सब्जी कुछ भी लेने घर से बाहर निकलें, तो हमारे यहाँ पर क्या लेवल है लोगों का कि एक हम कहते हैं जी आपको इसलिए छेड़ा होगा क्योंकि आपके कपड़े ऐसे थे। पर मुझे ये बताएं अल्लाह के बंदो कि वो औरत जिसने ऊपर से नीचे तक हिजाब लिया हुआ है, निकाब किया हुआ है, उसमें आपको ऐसी क्या चीज़ नज़र आ जाती है कि आप भी चलते फिरते आपको भी ज़रा सी भी शर्म नहीं है कि आप उसको इतना इनअप्रोप्रिएट टच करके चले जाते हैं। और ये जो वीडियो सामने आ रही है, आप लोगों को लगता है कि अब के वाक़यात नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाक़यात अब से नहीं हो रहे, ये हम अपने बचपन से भी देख रहे हैं कि ऐसे वाक़यात बहुत होते थे, लेकिन हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, ये जो सर्विलेंस कैमराज हैं जो तमाम तरह इस तरह की एक्टिविटीज़ को पकड़ लेते हैं, पहले ये नहीं थे। और अभी अगर आप सेफ सिटी का प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं तो ऐसे पता नहीं कितने वाक़यात आपके सामने आएंगे, लेकिन एक चीज़ जो सामने नहीं आएगी वो हरासर, जो हरास करके चला जाता है वो पकड़ा नहीं जाता। आपने देखा कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी और उसने इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि किस तरीके से वो अच्छे भले घर का लड़का लग रहा था, चाहे वो जितना भी बदबख्त हो, उसने जो हरकत की खातून लड़की के साथ जो कि हिजाब से लिया हुआ था, वो लड़का अभी तक नहीं पकड़ा गया और ये नहीं पकड़े जाते। मैं भी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो इस वक्त भी न्यूज़ में एक नई वीडियो आ गई है जी हरास करने की। ये केसेस क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्यों है हरासमेंट करते हैं? फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना आप ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। मैं यहाँ पर मैं सबसे पहले वैसे आपसे जानना चाहूँगी लोगों की क्या हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? ये आए दिन हम जो ऐसी वीडियोस देख रहे होते हैं, मतलब ना घर में औरत सेफ है ना घर के बाहर सेफ है। आप जब ये बयान फरमा रही थी तो आप माशरे का दर्द महसूस कर रही थी और उसका इजहार भी आप कर रही थी। आपने कहा कि वो जो बापर्दा ख़वातीन हैं उनके साथ भी हरासमेंट हो रही है। इससे एक कदम आगे बढ़ी, जो कब्रिस्तान में कफन के अंदर मौजूद ख़वातीन है, ये माशरा उनको भी नहीं छोड़ा। जहनी मफलूज और नफसियाती माशरा, वो जो दीन से भी दूर है और दुनिया के अखलाक और एथिक्स से भी आ रही है। अब मैं इस पे अपना दर्द रख सकता हूँ, मगर अगर इसका कोई हल है उस पर बात कर लेते हैं। कोशिश यही है, देखिए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत में आखिरी जुमलों में कई मरतबा इशारा दिया कि मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ ख़वातीन के बारे में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, एक और जगह फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी घरवाली के साथ, खातून के साथ, ज़ौजा के साथ अच्छा है। एक जगह पे आम मुसलमानों को खुतबा देते हुए फरमाया कि खबरदार तुम में से कोई भी अपनी ज़ौजा को चेहरे पे ना मारे, हाथ ना लगाए, ये उसके साथ रिश्ते भी ना तोड़े, बदअखलाकी से भी ना पेश आए। ये मिजाज पैगंबर है, ये सुन्नत और सीरत पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कर करके दिखा रहे हैं, बेटी के एजाज़ से खड़े हो जाते हैं कि भाई ये मकाम है। इससे अंदर कि ना सिर्फ मुसलमान औरतें, गैर मुस्लिम औरतें भी महफूज समझती हैं खुद को रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में। अब आइए आज के माशरे में, जैसे मैंने अर्ज किया, चलते फिरते ये शैतान इतना सवार हो चुका है हमारे दिलो दिमाग के ऊपर।
वो जो खौफ था ना, जिसे कुरान कहता था कि तकवा, कि कोई भी नहीं देख रहा, सीसीटीवी भी नहीं देख रहा, तो अल्लाह का खौफ है, तो आप उसकी चादर और चार दीवारी के मुहाफिज थे। आपने बरसगीर पाको हिंद में सरहद बांधी कि हम अपनी औरतों की इज्जतें बचाएंगे, उनको महफूज रखेंगे। फर्क क्या पड़ा? कल अगर अंग्रेज साम्राज्य या गैर मुस्लिम उनकी इज्जत और आबरू के साथ खेलते थे, आज एक मुसलमान उनकी आबरू के साथ खेल रहा है, ये तो ज्यादा लायक सद तमाशा है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ खवातीन को यह कह के, मेरे अपने प्रोग्राम में मुफ्ती साहब, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन लोग जानते हैं, इस हवाले से बड़े मशहूर हैं, उनसे मैंने कहा इस तरह के केसेस होते हैं तो क्या कीजिए? उन्होंने कहा बेटियों को मशवरा दूंगा कि चुप हो जाया करें, दबाया करें, रहे ले दे कर दिया करें, ऐसे तो होते ही रहते हैं, घर की बात घर में रखें। ये आप सिखा रहे हैं। कुरान कह रहा है कूलू कौलन सदीदा, सीधी सच्ची बात कहो, गिरबान पकड़ के कहो। जिसके साथ जुल्म हुआ है वो चीख पुकार के कहे कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, जुल्म को दब। अल्लाहु अकबर। तो जब उमूमी तौर से मिजाज ये हो जाए तो फिर यही होना है, और ये बड़े पैमाने पे हो रहा है, ये बड़ी यानी माशरे की गिरावट की निशानी। जब आप मजलूम को सप्रेस करते रहेंगे तो फिर और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अच्छा जी, हमने लोगों से भी जरा जानने की कोशिश की कि लोग क्या समझते हैं कि ये आए दिन ये जो हरासमेंट की केसेस क्यों बढ़ते चल जा रहे हैं, तो लोगों का क्या कहना था, ये आपको सुनवाती हूँ। डेली फॉरेस्टेशन जो है ना, उसकी वजह से हमारी अखलाकियात तबाह होने लगी है। एक बहुत बड़े फिलासफर ने कहा था कि इक्तिसादी बदहाली कौमों का अखलाक तबाह कर देती है। हम अब उस तरफ जा रहे हैं। ख़वातीन की जो छेड़छाड़ की वजह है उसकी ड्रेसिंग की वजह है कि अगर हम प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे तो हम मतलब सेफ रहेंगे, अपने आप को खुद सेफ करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो ख़वातीन के छेड़छाड़ के वाक़यात बढ़ रहे हैं, उनकी वजह जो मोबाइल का खुला इस्तेमाल है, इंटरनेट का, बच्चे के हाथ में जो वीडियोस चल रही हैं वो खुराफात उसके जहन में भरी जा रही हैं, जिसकी वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि लोगों में शऊर होगा तो ये वाक़यात कम हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि एक तो सबसे बड़ी जो वजह है ना वो इन एजुकेशन है, और सेकंड फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, हम जितना दीन से दूर हो रहे हैं उतनी ये सारी, मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी वजह ये बन रही है। अच्छा, हम मोबाइल को हमने कह दिया जी, मोबाइल में जो खराफात हैं, आप मुझे बताएं, जब मोबाइल नहीं थे तो तब ये क्या ऐसे वाक़यात नहीं होते थे? तब क्या ख़वातीन की रेप नहीं होते थे? तब क्या लड़कियों को हरास नहीं किया जाता था? तो हमारे पास बड़ा अच्छा तरीका है कि हम ब्लेम ना कहीं से शिफ्ट कर दें कि जी ये मोबाइल की वजह से हो रहा है। मेरी बहन ने भी कहा कि जी ख़वातीन जो है जो हिजाब नहीं लेती, वो मेरी बहन हिजाबी थी, अल्लाह उनका हिजाब सलामत रखे, लेकिन मुझे बताएं वो मेरी बहनें जो हिजाब में निकलती, उनका क्या कसूर होता है? उनको क्यों हरास करते हैं? तो ये आपको रवैया समझ में आ रहा है? मैं नहीं समझ पा रही कि ये ऐसी क्या चीज है टिकने नहीं दे रही। हम भी सुनते रहे, इससे पहले सारी बात मीडिया पे आती थी, टीवी जी पे जी, आती मीडिया थी। की वजह से, मीडिया की वजह से। टीवी नहीं था, मैं तो उस वक्त का हूँ ना, पुराना आदमी हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जब VCR नहीं थे तब भी हम ये सब कुछ देखते और सुनते रहे। ये कोई आज तो हमारे पास जिद्दत आ गई है कि हम इन चीजों को पकड़ लेते हैं, प्रूफ है हमारे पास। पहले प्रूफ नहीं होते थे। पहले बहन बेटियों को समझाया और बताया भी यही जाता था कि बेटा चुप कर जा। उस वक्त के हिसाब से सद्देबाब नहीं है बस, नहीं, उस वक्त के हिसाब से वो बात सही थी बिल्कुल, क्योंकि प्रूफ नहीं होता था उस बच्ची के पास। अगला धो धा के साफ हो जाता था, वो बच्ची जो है बदनाम हो जाती थी। लेकिन आज आपके पास प्रूफ्स हैं। मैं वो वाकया बता नहीं सकता इस वक्त टीवी पे ज्यादा खुल के, मैं इशारतन बताता हूँ। अपने घर में एक बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो रहा था। जब घर में दीगर रिश्तों को बताया गया तो उन्होंने नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने एक दिन मोबाइल कैमरा कहीं रख दिया ऊपर की साइड पे और पूरे उस सीन की वीडियो बना करके दिखाई। उस दिन फिर क्या हुआ? उस दिन उस बच्ची को मार के घर से निकाल दिया कि तुम हमारे पूरे खानदान को बेइज्जत कर रही हो, बजाय इसके कि उस मासूम को सपोर्ट की जाती। यानी उसकी शादी थी, तलाक भी करवा दी उसकी कि मैं अपने इस्तेमाल में रखूं, कोई और जो है इधर उधर ना चले। ये हम जिस मौसम में यहाँ पे एंसिस रेप की भी हमने कितनी यहाँ पे देखी है, मिसालें देखी हैं। तो बस अल्लाह पाक बस अब इज्जत महफूज रखे। और बच्चों के, अब तो खैर बच्चों को लेके भी डर लगता है क्योंकि बच्चे भी महफूज नहीं है। ठीक है, मैं आप ख़वातीन के पर्दे के हवाले से बात कर लेते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि हम जब बच्चियों की हवाले से बात कर रहे होते हैं तो वो जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो उनको मोलेस्ट करने के जो वाक़यात हैं, जो उनके ज़्यादती के वाक़यात हैं, फिर मुझे बताएं मैं इन छोटे बच्चों को क्या पर्दा कराऊं? ये जो बच्चे इन घरों से निकलते हैं लड़के, मैं इनको क्या पर्दा कराऊं? ये ज़हनी खराफात इनके कम कैसे हो सकते हैं? ये फ्रस्ट्रेशन किरण, ये जो हम दिन ब दिन लोगों के अंदर बढ़ते ही चला जा रहा है, ये इसकी क्या रीज़न है? देखिए, माइंडसेट, मैं इनके सुन रही थी, जो आवाम के सारे नज़रियात थे, हर कोई अपने माइंडसेट से बोल रहा है। और ये वो माइंडसेट कहाँ से जनरेट हुए? सबसे पहले घर से।
ठीक है, वो एक बापर्दा खातून थी जो वो सिर्फ उसी चीज़ को फोकस कर रही थी कि अगर हम ये होंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है इनके पास और अवेयरनेस नहीं है। अगर जिस तरीके से घर में चीज़ माइंडसेट्स क्रिएट किया गया उससे आपसे बताते हैं। देखिए फ्रस्ट्रेशन, बच्चों की मोलेस्टेशन की बात करें तो पीडोफाइल्स हैं, ये एक बहुत बड़ा साइकोपैथ है, ये साइकोपैथोलॉजी है कि जिसमें आप बच्चों को मोलेस्ट करते हैं, राइट। इसका पूरा ज़हनी असेसमेंट होना चाहिए, ज़हनी ट्रीटमेंट होना चाहिए। हर चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, राइट। और ये जितने भी चाहते मेरी ऑडियंस, आप लोग भी मुझे कॉल करके बताएं कि आप लोगों को रीज़न क्या लगती है। देखिए जो लोग हमें रीज़न दे रहे हैं, हम भी आगे उसकी जो है वो रीज़न हम भी दे रहे हैं कि भाई नहीं, अगर आपको ये रीज़न लगती है तो ये तो पहले भी थी। अच्छा। बिल्कुल। कभी हम मोबाइल को जो है वो कसूरवार ठहराते हैं, कभी हम जो है पर्दे को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन हम अपने शऊर को और अपनी अवेयरनेस को इस तरीके इस चीज़ को नहीं देखते। मैं भी रिसेंटली एक फीमेल पेशेंट को डील कर रही हूँ कि जिनके साथ ये सब होता है, रेप अपने सगे भाई से। और जब फर्स्ट टाइम हुआ और वो चीखती चिल्लाती भी बाहर गई और वो अपने बाप को बता रही है, तो बाप वॉज टोटली इन डिनाइल एंड वो सेइंग खबरदार, जो तुमने बात की बकवास मत करो, जाओ और भाई से माफ़ी मांगो और गले लगो। आप सोचें ऑलरेडी जो इस चीज़ से गुजरी है, उससे गले लग के उसको कितनी फीलिंग हम सोच भी नहीं सकते। इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग द अमाउंट ऑफ पेन, ट्रॉमा पे री ट्रॉमा कि जाओ अब उसी को हक करो, उससे माफ़ी मांगो। ये सगा, बिल्कुल सगा भाई, बाप जानते बूझते हुए, और ये रिपीटेटिवली होता चला गया। ऐसा नहीं माँ बाप को पता ना हो कि उनके बच्चे कैसे, ऐसा नहीं होता, उनको पता होता है। वो अपने बेटों को ज़्यादा शय, उनकी फैमिली से भी बातचीत हुई और ज़्यादा शय देते हैं। अभी तक वो नहीं माने। जब वो उनको अंदर से ऐसा कुछ मामला गलत हो रहा है, उन्होंने उनको दुबई भेज दिया, लेकिन फिर भी उसको ये नहीं बताया कि तुम गलत थे, या बेटी को आज तक नहीं बोला कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। और जिसके नतीजे में वो घर छोड़ के भाग गई और हमारे पास लेकर आए कि ये तो घर छोड़ के भाग जाती है और ये नशों में लग चुकी है, इसका कुछ करे। लेकिन किसी ने उस विक्टिम का ट्रॉमा असेस करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। और डॉक्टर्स बता भी रहे हैं, हम बता भी रहे हैं, उसके बावजूद कंप्लीटली डिनाइल। ये तो इसका अपना जहन है। तो आप सोचिए मिडिल क्लास फैमिली है जी, मिडिल क्लास फैमिली है और तालीम सबकी एवरेज है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अनपढ़ है, इलिटरेट है। अच्छा मुझे मैं फिर, क्योंकि लोग कहते हैं जी तालीम याफ्ता जो लोग होते हैं वहाँ पे नहीं होता, मुझे आप बताएं ये नूर मुकद्दम का जो केस था, जो उसके बाद जो शाहनवाज जमी थे, तो वो क्या पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे थे? वो पढ़े लिखे लोग ही थे ना जिन्होंने आगे से अगलों की बच्चियां मार दी हैं। नफ्सियात, शऊर, लिटरेसी से ज़्यादा शऊर जो है ना, वो एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आगाही देता है राइट और रॉन्ग का, और ये शऊर हो जाए कि समथिंग इज गेटिंग रॉन्ग इन मी या किसी में, तो उसका मुझे बताएं कि जो एक भाई के भी दिमाग में आ जाती है और एक बहन अपने भाई से ही महफूज नहीं है, ये क्या फ्रस्ट्रेशन है जो बढ़ती चली जा रही है। मैं फिर लोगों से कहूँगी कि कोई नए वाक़यात नहीं हो रहे। अब तो जगह जगह कैमरास लग गए, लोगों के पास मोबाइल फोन से तो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप खुद देखें, हम देख रहे होते लड़कियां गाड़ी में जा रही होती, साथ में रिक्शा वाला गुजरते हुए क्या हरकतें कर रहा है, बाइक पे कोई बंदा बैठे हुए हरकतें कर रहा है और खुलेआम ये हरकत कर रहा है, तो आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? बिल्कुल हम ये कहते हैं ना कि आप, ये तो माशरा है, आप अपने आप को बचा के रखें। मैं समझती हूँ एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं ना से नो टू, तो से नो टू अब्यूज़, से नो टू वायलेंस, से नो टू एनी काइंड ऑफ हरासमेंट। ये एक औरत को एम्पावर होना पड़ेगा और उसको सपोर्ट कर सकते हैं हमारे जितने भी कनेक्टेड हमारे साथ मेल पॉपुलेशन है, हमारा बाप, भाई, हमारे बेटे, हमारे हस्बैंड, हमारे जुड़े लोग, हमें एम्पावर करें। फीमेल्स जो जुड़ी हैं वो भी एक दूसरे को, माँ बहन, क्योंकि आपको पता है ये भी बहुत ये जनरेशनल ट्रांसफर है कि माँ कहती है बेटा खामोश हो जाओ, मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ, कहना मत, कुछ कहना मत। तो आप सोचें कि ये सदियों से, ये नस्ल दर नस्ल, ये ट्रॉमा, ये विक्टिमाइजेशन, ये जो विक्टिम शेमिंग है, एग्जैक्टली ये जो हम किस तरीके से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, हमें जैसे उन्होंने कहा कि हमें जो हमारे बाकी जो आसपास के मर्द हैं उनको भी ज़रा चाहिए कि उनको भी सवाल से अवेयर करें। तो कितना ज़रूरी है कि हम ऑफिस में जाके, कॉलेजेस में भी जाके, मतलब एक प्रॉपर कहते हैं ट्रेनिंग विद काउंसलिंग दें कि ना ऐसा हो। पूरे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इससे, पूरे माशरे को इस वक्त ट्रेनिंग की ज़रूरत है एथिकल बुनियादों के ऊपर। और देखिए बेइज्जत का मकसद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद ही अखलाक की तामीर है। यही तो वो अखलाक हैं कि आप कैसे ट्रीट करते हैं। मैं एक बड़ी चैलेंजिंग बात आपसे कह रहा हूँ, इस तरह से नुमाया कहना आपके सामने मुनासिब नहीं है, मगर ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए जो मर्द भी अपनी ज़ौजा पे हाथ उठाता है या घर की बहन पे हाथ उठाता है, तशद्दुद करता है,
इट्स अ डाउट ऑन हिज मैनहुड। वो मर्दानगी के एक तो वैसे भी उसमें कोई कमी है जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर से, नफ्सियाती तौर से, फिक्री तौर से, एथिकल कमी भी है और इसके अलावा दीगर कमियां भी हैं। ये इस बात की अलामत है कि वो अभी मैनहुड की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरा है। उसकी वालदा की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल से। जिन बच्चों को माएँ मलका की तरह पालती है ना, वो अपनी ज़ौजा को खुद बादशाह बन के ट्रीट करते हैं, उनको मलका समझते हैं। जो फकीर नहीं और चोर नहीं है इस तरह से पालती हैं, उनका नतीजा ये निकलता है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन कि क्या ये ट्रीटमेंट हो सकती है, मेरे ख्याल है फिलफौर बुनियादों पे जिस तरह से रैपिडली केसेस आ रहे हैं ऑफिस में सबसे पहले और फिर इंस्टीट्यूशन में, बच्चों को बताया जाता है जी गुड टच बैड टच क्या है, जी, बिल्कुल, अच्छा है, मजीद डेवलप होना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ये जरूरी है, इस पे बात होनी चाहिए, ऑफिस पे से बात होनी चाहिए, कंपलसरी हो कि एटलीस्ट एनुअल एक लेक्चर हो, कोई खातून या मर्द आके बताए कि देखिए ये लिमिट्स हैं, ये कानून आप पे जरा करेगा, आप पाबंद हैं, आप पे जुर्माना हो सकता है, और ये वैसे भी आपके लिए एथिकल क्रेडिबिलिटी गिरा देगा। ऑल्सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके आसपास जितनी खवातीन हैं, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करें, कि तो उनको प्रोटेक्शन देना लाइक बहैसियत एक सोसाइटी आपकी एक मुस्लिम सोसाइटी। देखिए मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा है क्योंकि मुझे आपको बात करनी पड़ेगी। रहीम यार खान से हमारे साथ कॉल है तलत साहब। अस्सलाम वालेकुम, तलत साहिबा है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये जो टॉपिक चल रहा है ना, मैं इसमें ये कहूंगी कि जब किसी भी औरत का घर में, बाहर का मामला तो बाहर का है ना, जब घर में किसी औरत के साथ कोई भी मामला इस तरह का होता है तो जो बाकी अफराद होते हैं, जैसे अब अगर बाप को पता चला है, माँ को पता चला है, बहन भाइयों को पता चला है, या वो फैमिली इकट्ठी कोई रह रही है, अगर बाकी कोई अफराद उस औरत का साथ नहीं देता तो उसमें बाकी भी कसूरवार हैं। ये माशरे को छोड़ दिया जाए कि उस बच्ची या उस औरत के साथ अगर कोई एक फर्द भी उसका साथ नहीं दे रहा तो माशरे में वो भी जिम्मेदार हैं इस चीज के। वो नमाज पढ़ ले, रोजे रख ले, जितनी मर्जी इबादत कर ले, तो ये माशरे में जब किसी का साथ नहीं देते तो वो भी अल्लाह के यहाँ जुर्मदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इबादत से बढ़ के ये चीज है कि जब हम किसी का साथ नहीं देते, बिल्कुल, तो हमारे माशरे में ये चीज नहीं पाई जाती। हम हर कोई जुबान बंद करके चुप करके बैठ जाता है कि जी ये जो इनका मामला है, आपस का मामला है। बिल्कुल आपने सही बात की। मैं तरह सही बात अगर मैं चाहूँगी मेरी टीम ने, क्योंकि लोगों से भी पूछा था कि जो इससे पहले हमने आपके साथ वीडियो शेयर की थी जो घरों में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, उस हवाले से कि लोगों के उस पर भी क्या कमेंट्स है, तो अगर मैं चाहूँगी कि अगर वो अवेलेबल होंगे तो मैं आपको सिर्फ ना लोगों का माइंड सेट भी दिखाना चाह रही हूँ। मुझे बताएं सारिम भाई, जब अगर हम अपने साथ वाले घर में किसी को पिटते हुए देखें और हम जब औरत से कहें कि भी तुम तेरी आवाज़ उठाओ, वो कहेगी नहीं ये मेरे घर का मामला है, लेकिन मैं रोज़ उसकी आवाज़ें सुनूं, मेरे बच्चे मेरे घर वाले उससे मुतासिर और हम तकलीफ़ में चले जाएं उसकी आवाज़ें सुन के, मेरा बहैसियत एक सोसाइटी फिर मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि मुझे उस औरत को बचाना चाहिए क्योंकि वो कहती है मेरा घर ख़राब हो जाएगा, इस मामले से दूर रहो। मैं क्या करूँ? इसमें पहले मैं एक बात कहूँ, जो हम जितनी भी बातचीत कर रहे हैं ना, इसके लिए एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो हमने में से किसी ने जिक्र नहीं किया कि वक्त पे शादियाँ भी की जाएँ। ये एक इससे आप मुनकिर नहीं हो सकते, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि जब जवान होते ही जो शादियां कर दो, ज़रूरी उसमें है ये। हम उससे हटे में, हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगे, लेकिन हम तो और गुनहगार बना रहे हैं। लोगों को भी ऐसी हरकतें करते हुए देख रहे होते हैं जिनकी शादियां के बच्चे बड़े हो गए होते हैं। देखिए एक तादाद हम उससे कम कर सकते हैं, कोई भी गुनाह या जुर्म खत्म नहीं होता, उसे कम किया जाता है, ठीक है ना। जो आपने बात की, मैं अपने महल्ले की आपको बात बताऊं, मुझे कई बार इधर उधर से लोगों ने बताया कि सारे रोजाना मियाँ बीबी के झगड़े होते हैं, पिटती है, वो बाहर निकलती है, फिर अंदर चली जाती है। अभी चंद दिन कबल वो मुकम्मल तौर पे बाहर आ गई, बाहर आई, मुझे किसी की कॉल आई, मैंने बोला मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, ये बार बार कंप्रोमाइज कर लेती है, बार बार वो भी बेचारी सही है, मैं उसको गलत नहीं कहता, घर बचाना है, बच्चा है। खैर इस बार नहीं सारिम भाई, अब नहीं आ गई मेरे पास, आके जब प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया तो बस वो प्रोसेस इधर चल रहा था, चंद दिन बाद देखा तो दोबारा उसके हाथ में हाथ डाले घूम रही थी वो, ठीक है ना। मैं कहता हूँ चलो फिर भी कुछ बुरा नहीं है, फिर भी कुछ बुरा नहीं है, अब अगर वो सुधर जाए तो। लेकिन हम अब के चक्कर में ना कोई बड़ा नुकसान कर देते हैं, हम अपनी बहन बेटियों को खो देते हैं, फिर हम पछताते हैं कि हम उस वक्त फैसला कर लेते। तो मैं समझता हूँ वैसे तो उसूली तौर पे कि डिवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर, बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत जरूरी है। हमें हम पहले जमाना होता था, हम कहते थे बेटा जिस घर में तेरी डोली उठ के गई ना, बस वहां से तेरी लाश ही उठनी चाहिए।
अब वो ज़माना नहीं रहा। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और एक कॉन्क्लूजन। देखिए हम तो कॉन्क्लूजन ही दे सकते हैं, लेकिन जो काम है वो स्टेट का है कि स्टेट इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कर सकती है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ज़रा बात कर रहे थे कि जो हरासमेंट के केसेस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं और मुझे लगता है ये केसेस इतने बढ़ नहीं रहे, ये बेसिकली ये केसेस मंजर आम पर आना ज़्यादा शुरू हो गए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के भी जो केसेस हैं ये कोई नए अभी शुरू नहीं हुए कि कल से मार पिटना शुरू हो गई, ये पहले से थे। पर मैं तो कहती हूँ भला इन मोबाइल का, इन कैमरास का कि अब लोगों को पता चलने लग गया कि भाई ये चीज़ें होने लग गई हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पर यूजुअली पहले ही हुआ करता था कि जब बच्ची घर में आके शिकायत करती थी ना कि हम घर से बाहर गए स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, बस स्टॉप जा रहे थे, तो हमारे साथ ऐसा हो गया केस, किसी लड़के ने हमें तंग किया, तो घर वाले कहते थे कि अच्छा तो तुम अब घर में बैठ जाओ, बजाय ये कि फेस करें उस डीमन को कि जो कि बच्चियों को ऐसे तंग कर रहा है। फिर बच्चियों ने डर के मारे अपने माँ बाप को बताना ही छोड़ दिया कि अगर हम बताएंगे तो हमारी पढ़ाई में हर्ज आ जाएगा, हमें घर वाले घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। लेकिन किसी ने एड्रेस नहीं किया उस फ्रस्ट्रेशन को जो कि हमारे मुआशरे में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से हम इंसेस्ट रेप भी इतने देख रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन तो यार आपके सामने ही है। अगर हम, अच्छा कॉलर हमारे साथ हैं अब्बास कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अहम प्रोग्राम कर रही हैं आप, इसमें शक नहीं। और अभी जब ब्रेक लिया था तो जामशोरों में एक वाक़या और हुआ, उसकी स्लाइड चल रही थी, 7 साल बच्चे के साथ, उसको बहरहाल मार दिया गया। लेकिन बहरहाल मैं जो मेन बात करना चाहता हूँ आपसे वो ये कि माशरा जो है ना, आप देखती होंगी कि गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया अक्सर आता रहता है। बिल्कुल। लेकिन कभी आपने सुना ये किसी लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया हो? बिल्कुल। उसकी फैमिली ने, उसकी फैमिली अपनी बेटी को, बहन को तो कत्ल कर देती है, लेकिन कभी किसी बेटे को कत्ल किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही। हालांकि गलती तो लड़के की ज्यादा होती है, लेकिन कभी गैरत के नाम पर उसको किसने कत्ल किया? बिल्कुल सही। बार बहुत ये हमारे माशरे का अलमी है। अब्बास भाई आपने बहुत बड़ी बात कर दी, आपने बहुत बड़ी बात कर दी। हम ख़वातीन को ही एंड में जो वल्नरेबल ज़्यादा होता है ना, जो कमज़ोर होता है, हम उसी को जो है टारगेट करते हैं। आप देखें जितने भी केसेस होते हैं उसमें हम विक्टिम शेमिंग ज़्यादा देखते हैं। हमारे यहाँ तो मसला ये नहीं कि एक अगर कोई शख्स जिसके साथ हरासमेंट का वाक़या हुआ हो या जिसके साथ रेप हुआ हो, वो आगे जाके अगर बताए भी तो ऐसे सवाल किए जाते हैं, सोसाइटी उसके बारे में ऐसी फिर बातें करने लग जाती है कि हम, वो तो उसके साथ एक बार वाक़या हुआ था, हम उसके साथ बार बार रोज़ अपनी ज़बान से कर रहे होते हैं। क्या सद्देबाब तिरण इसका हो सकता है? हम क्या करें? देखिए ये तो इंडिविजुअल लेवल पर समझने की ज़रूरत है ना कि आपने किससे कैसे बात करनी है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये आगाही दें कि अभी से चेंज आ सकता है अगर हर इंसान इंफरादी तौर पर चाहे। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले बच्चों को इतनी उनके साथ कम्युनिकेशन, राब्ता बहाल करें कि बाहर उनके साथ क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, बड़े छोटे लेवल पे ही स्टार्ट कर दें, ताकि वो आपके साथ इतना ओपन, कंफर्टेबल फील करें। टच आपको बताना चाहिए। देखिए हमारा तो जब ये भी कैंपेन शुरू हुई थी, लोगों ने कितना एतराज़ किया था, लेकिन वो आपके बच्चों के हक में बेहतर है। बिल्कुल। सो वो आपको साथ इतना कंफर्ट फील करें कि वो आपको आके बताएं कि आपके साथ, उनके साथ क्या हुआ है। एंड सेकंड, फिर आपकी जिम्मेदारी एक और आती है कि आपने उस पर रिएक्ट कैसे करना है। आपने बदहवास नहीं होना। बहुत से लोग, पेरेंट्स गुस्सा इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वो उसकी पेन को, बच्चे की ही पेन को टेक नहीं कर पाते। उनको और कोई रास्ता सुझाव नहीं देता, तो वो कहते हैं बस कल से इसको नहीं भेजना, या कल से इसकी चीज़ें रोक दो, या कल से तो वो अपने अंदर वो ताकत महसूस ही नहीं कर रहे होते उस पेन की वजह से। तो आपने बदहवास नहीं होना, पैनिक नहीं होना, बल्कि डील करना है उसको हेल्दी तौर पर, क्योंकि आप जैसा डील करेंगे वो बच्चा वैसा ही ऑब्जर्व कर रहा है और वही उसी चीज से बड़ा होगा और आगे डील करेगा। और मेरे ख्याल से साथ में सजा का बरवक्त मिलना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ज़ैनब के केस में भी देखा था कि उसमें भी जितनी चीज़ें डिले होती जाती हैं ना, तो वहाँ पे और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी दिमाग एग्जैक्टली वैसे इमरान जैसे थे कि उनको छूट मिलती जाती है। तो सज़ा फौरी, मैं तो खदी कैपिटल पनिशमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर कैपिटल पनिशमेंट से होता ये है कि फिर हमारा लोग वैसे ही पे तशद्दुद पसंद ऑलरेडी हैं, उनको और फिर वो उनको इसमें भी मज़ा आता है समहाउ। देखिए बहुत अच्छी बात कही है। मैं बड़ी देर से इस मौजू को लाना चाह रहा था
क्या अंदाज अपनाया जो अभी हमने सोशल मीडिया पे देखा सऊदी अरब का, कि माफी का क्या अंदाज था, वो भी देख के दिल खुश हो गया कि अगर माफी जुर्म की मांगो तो इस अंदाज से तो मांगो ना कि अगले को लगे कि हाँ माफी मांगी जा रही है। बदमाशी या जोर दे करके माफिया लेना तो अच्छा अमल नहीं। बिल्कुल। और सजा आप देखें कि मुजरिम को किस तरीके से सजा दी गई जी। उस माँ को देखें जिसने अपने बेटे के कातिल को, रिश्तेदार भी था और असर रसूख वाले भी थे, लेकिन माफ नहीं किया और उसको वही सजा दी गई जो उसने दी थी। अच्छा, हमारे कॉलर है कि कॉलर ड्रॉप हो जाएंगी। पाकपतन से साइमा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मदिया जी क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल साइमा जी, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं ये तशद्दुद के हवाले से यही बात करना चाहूंगी कि हम लोग हर प्लेटफॉर्म से ये बात जरूर करते हैं कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए, औरत मजलूम है, लेकिन उसको हक कैसे मिलेगा, किस तरह इस मसले का हल निकलेगा, कैसे हम इस मसले को हल करेंगे ये बताएं, क्योंकि हम बोल तो हर प्लेटफॉर्म पे रहे हैं। ARY बोलता है, समा बोलता है, दीगर न्यूज चैनल बोलते हैं, लेकिन इसमें अमल दरामद करवाने का कोई हल निकाले कि ये बच्चियों के साथ जिंदगी जाती है, सगा बाप अपनी बेटी के साथ जाती कर रहा है, उसको हक कैसे मिलेगा? बकायदा वो जेल में चली गई, उसका पूरा मुस्तकबिल तबाह हो गया, उसको देखा नहीं गया कि उसका क्या मामला है, तहकीक नहीं की कि बस उसको जेल में फेंक दिया कि हमने सजा दे दी। उसकी तहकीक भी तो की जाए कि बाप कसूरवार था या बच्ची कसूरवार थी। 13 साल की बच्ची पर इतना जुल्म हो गया, बकायदा उसको जेल में दे दिया गया। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, हम बेचारे जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम इकट्ठे मिलके हम बात ही कर सकते हैं, हम खुद जाके कानून हाथों में नहीं ले सकते। वरना मेरा बस करे, मैं तो इतने जितनी भी रेसेस को देखूं उनको खुद चाहे अपने हाथ से ही मार दूं, पर मैं कानून हाथ में नहीं ले सकती। बिकॉज जितने भी सारे प्रेडेटर्स में बाहर घूमते हुए देख रही हूँ, मुझे लगता है कि इनसे मेरे बच्चे महफूज नहीं हैं, मेरी बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून हम हाथों में ले लें, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि वो भी ज़रा हम देखें। अगर वो किसको याद नहीं होगा जो लाहौर में वो जो स्पेशल मोटरवे का केस हुआ था, वो सामने बंदा, वो जो पुलिस जो पकड़ने के लिए गई थी, किस तरीके से उसको छूट दी जा रही थी, वो हमारे सामने ही है। मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहती। अच्छा जी, हाँ जी, जो आबिद मलिक का जो केस था। अच्छा, मैं अब ज़रा इसको कंक्लूड कर दें क्योंकि वक्त में बस कम है। मैं चाहूँगी वैसे आपके पास आऊँ। कंक्लूड करने लगे तो फिर मैं कंट्रीब्यूट भी कर देता हूँ साथ में। दिल मेरा चाह रहा है कि हम कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स बच्चों को, नौजवानों को, ख़ास तौर से इस एडल्ट एज के लोगों को बताएं। देखिए, पहले तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो वाक़या याद होगा कि ख़त आया, और उससे पहले हुदहुद का वाक़या। मलका सबा नामी खातून का चाहते तो उसको भी किडनैप कर सकते थे, ताकत तो थी ना। तख्त मंगवाया, मलका सबा को बुलवाया, यानी ये होता है मैनहुड। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब वो हज़रत नबी की दुख्तरान हैं, उनको सैराब फरमा रहे हैं, तो कितने तहामुल के साथ, अखलाक के साथ, और फिर आगे चलने का हुक्म दे रहे हैं। और इस तरह मुख्तसर ये कि हमें ये चीज़ें बतानी चाहिए स्टोरीज में। अब बहुत ज़रूरी कि निसाब में ये हिस्सा शामिल हो जाए, वरना मेरी आपकी घर की खवातीन महफूज नहीं है। और माशरे का तकाजा ये कि जाना तो पड़ेगा बाहर, हमारे अपने घरों में महफूज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात सही की। बहुत शुक्रिया जी। अवैस रबानी हमारे साथ मौजूद है, सारिम भाई हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ किरण मौजूद थी। कोशिश की कि हम बात करें और आप लोगों को जो जोड़ सकें हमारे अपने अंदर, क्योंकि हम खुद भी खामोश हो जाते हैं ना, तो बेदार करने की खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो करने की हमने थोड़ी सी कोशिश की। मैं छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत अहम टॉपिक के वाले से बात करनी, कहीं में चाहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो में हम स्पेसिफिकली बात करें कि किस तरीके से हम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, उनका म्यार ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। और अभी मैं जिस इदारे के हवाले से बात कर रही हूँ, ये आवाम की खिदमत कर रहा है 1994 से, और ये खिदमत कर रहा है उनको मुफ्त इलाज की सहूलियत देकर। सोचिए, एक वक्त था जब कैंसर के हवाले से बात होती थी और हम किसी को कहते थे कि इनको कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो सिर्फ पेशेंट ही नहीं बल्कि जो पेशेंट के घर वाले हैं वो भी ऐसा लगता था कि शायद वो भी मर गए हों। इतना मुश्किल इलाज और इतना महंगा इलाज। उस टाइम में हमने देखा कि एक अस्पताल ऐसा था जो कि कैंसर पेशेंट्स का मुफ्त इलाज करता था, बेहतरीन इलाज करता था, और इतना अफोर्डेबल इलाज करता था कि लोग मुल्क से बाहर आके भी
इस अस्पताल में जाते थे अपना इलाज करवाने के लिए। मैं बात कर रही हूँ शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की, जो कि लाहौर में है, लाहौर के बाद ये पेशावर में है, और अब ये कराची जैसे बड़े शहर में भी इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 2024 ये कंप्लीट हो जाएगा, और वहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसे सर्व करेगा जैसे ये लाहौर में कई दिहाइयों से सर्व करता आ रहा है। इसी वाले से बात करेंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे शो को इतनी इज्जत बख्शी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कराची वाले तो कहते हैं कि भी बड़ी देर की मेहरबा आते आते, तो इतना क्यों वक्त लग गया आप लोगों को कराची आते आते? आप लोग लाहौर में थे, पेशावर में थे, एंड नाउ कराची। जी थैंक यू। यूर राइट, काफ़ी देर लगी है, प्राइमरीली क्योंकि हमें पहले कराची हॉस्पिटल के लिए सूटेबल लैंड नहीं मिल रही थी। फिर जब हमने फाइनली एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश की कराची में, तो कोविड का पैंडेमिक आ गया, जिसकी वजह से थोड़ा और डिले हुआ ये। जी। लेकिन अब माशाल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन एट ए पेस चल रही है। इसका फिज़िकल स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया है, 9 मंजिला की ये बिल्डिंग है, और इंशाल्लाह इसका फिनिशिंग का काम जो शुरू हो चुका है अगले साल के एंड तक हो जाएगा, और ये एंड 2024 में कमीशन हो जाएगा। तो ये लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज़ में, और तमाम फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह इसमें डबल होंगी कंपेयर टू लाहौर। इंशाल्लाह। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि लाहौर का तो हॉस्पिटल जो शौकत खानम है वो काफ़ी बड़ा है, और उससे भी डबल होगा, क्योंकि हम कराची की आबादी भी देखें ना तो वो काफ़ी ज़्यादा, तो उस बड़ी आबादी के लिए बड़ा ही हॉस्पिटल चाहिए था। अच्छा, क्या क्या सहूलियात जो हैं वो मुयसर होंगी कराची के शौकत खानम हॉस्पिटल में अदर देन कैंसर ट्रीटमेंट? ये जैसे लाहौर और पेशावर हैं, ये एक टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, जिसका मतलब है कि तमाम जो तशख़ीस के लिए फैसिलिटीज़, आलात, डॉक्टर्स ज़रूरी होते हैं वो भी होंगी इसमें। तमाम जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी हो या रेडिएशन जो बिजली की शुआओं से ट्रीटमेंट होती है, या सर्जरी, और फिर जो एंड ऑफ लाइफ केयर होती है जब ट्रीटमेंट और हो नहीं सकती, एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, उसको पैलिएटिव केयर कहते हैं, जिसमें बीमारी के अलामात ट्रीट किए जाते हैं, वो भी इसमें शामिल होगी। तो तमाम फैसिलिटीज़ एक ही छत के नीचे मैसर होंगी, ना सिर्फ कराची के लोगों को बल्कि पूरे सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के लोगों को इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते थे कि पहले लोगों को कराची से अंदरूनी सिंध से ट्रैवल करके आना पड़ता था लाहौर। तो मुझे वैसे ये एक बात बताइएगा, शौकत खानम सालाना बुनियादों पे कितने कैंसर पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट करता है? इस वक्त हम लाहौर और पेशावर में मिला के तकरीबन 12,000 नए कैंसर पेशेंट्स एक्सेप्ट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए हर साल। इसके अलावा तकरीबन 35 से 40 हज़ार मरीज़ ऐसे होते हैं जो एक्टिव फॉलोअप में होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया होता है, लेकिन 5 साल तक वो हमारे पास आते रहते हैं, उनके टेस्ट्स होते रहते हैं। जब कराची का हॉस्पिटल इंशाल्लाह खुल जाएगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इतने ही और हम नए पेशेंट्स एक्सेप्ट कर सकेंगे। 10 से 12,000 एक्स्ट्रा नए पेशेंट्स हम कराची हॉस्पिटल में सिर्फ ट्रीट किया करेंगे इंशाल्लाह। सो कैपेसिटी जो ट्रीटमेंट की है ओवरऑल वो डबल हो सालाना बुनियाद पे आप तकरीबन 24-25 हज़ार जो है वो कैंसर पेशेंट्स को आप बड़े आराम से जो है वो ट्रीट कर सकेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि क्योंकि इतना महंगा इलाज और इतना कॉम्प्लिकेटेड इलाज और इतने काबिल डॉक्टर्स के साथ कि जो बेस्ट पैनल है आपके पास वो मौजूद होता है, और आप 75% तो मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं, तो ये कैसे मैनेज हो पाता है, और इस बार आप लोगों का क्या टारगेट है? जी, ये इसलिए मैनेज हो पाता है बिकॉज जो पाकिस्तानी कौम है, जो लोग हैं, वो हम पे यकीन रखते हैं कि जो वो चैरिटी देते हैं, ज़कात देते हैं, अतियात देते हैं, सदका देते हैं, वो वाकई मुस्तहक मरीज़ों के इलाज पे ही खर्च होता है। तो दिस ट्रस्ट इज़ द रीज़न कि हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात जमा करते हैं, और हर साल 29 साल अब हो गए हैं कि हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहक मरीज़ों का फ्री इलाज करते हैं। हमारे को प्रिंसिपल्स हैं क्वालिटी और इक्वालिटी। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आला मयार की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें और तमाम मरीज़ों को उसी तरह प्रोवाइड करें। हमारे यहाँ कोई VIP रूम्स या प्राइवेट रूम्स नहीं होते, तमाम मरीज़ों को एग्जैक्टली वही फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आला मयार की फैसिलिटीज़ सबको इक्वली मिलती हैं। इस साल का हमारा बजट तकरीबन 30 अरब रुपए है। जी अच्छा, मैं कह रहा था ये तो आपका वो बजट है जिसमें आप लोगों ने इलाज करना है, लेकिन मुझे बताइएगा क्योंकि कराची में जो अभी आप लोग इतना बड़ा शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको जो है वो कितना बजट दरकार है, साथ में ये भी बताइएगा। उस कराची हॉस्पिटल की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अब इस वक्त, क्योंकि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसकी वजह से, करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से,
वो टारगेट बढ़ गया है थोड़ा सा। इस वक्त हमारी एस्टिमेट है कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कराची हॉस्पिटल की 30 अरब रुपए है, जिसमें से तकरीबन हम 10 या 11 अरब रुपए खर्च चुके हैं कंस्ट्रक्शन पे। तकरीबन 6 या 7 अरब रुपए और हमें चाहिए हैं फिनिशिंग के लिए, और तकरीबन 11 अरब रुपए टोटल चाहिए हैं इक्विपमेंट के लिए। सो ये कलेक्शन फंड रेजिंग ऑन गोइंग है। पाकिस्तान के अंदर भी हम कलेक्ट करते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज़ जो है वो बहुत हैविली हमें सपोर्ट करती है और कंट्रीब्यूट करती है। तो लेकिन अभी भी बहुत डिमांडिंग हैवी चैलेंजेस हैं, मुश्किल हैं ये टारगेट्स, लेकिन हमें यकीन है कि हमेशा की तरह लोग हमें और कराची तो खैर वो शहर है जहाँ चैरिटी का सबसे पुराना ट्रेडिशन है, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है फिलैंथ्रोपी का। तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह कराची के लोग भी इसको फुली सपोर्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपसे पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। हमने महंगाई के दौर में बहुत देखा, स्पेशली कोविड के टाइम में लोगों के बिजनेसेस ख़त्म हो गए, ठप हो गए, और वो टाइम बहुत टेस्टिंग टाइम था। उसके बाद फिर अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा है कि वो जो बढ़ चढ़ के जो लोग डोनेट करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज में कमी आई हो? नहीं जी, अभी तक तो हमारे माशाल्लाह टारगेट्स हम मीट कर रहे हैं। ये डिफ़िकल्ट टाइम्स ज़रूर हैं, लेकिन हमने कोविड में भी देखा है कि जब भी डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं तो लोग और बढ़ चढ़ के चैरिटी देते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि चलें हमारे पास तो जितना भी है, हमसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है चैरिटी का और फिलैंथ्रोपी का हमारे मुल्क में। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन एज आई सेड टारगेट्स बहुत स्टीप हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की अब ज़रूरत है इस साल के अखीर तक और अगला सारा साल जो है, ताकि ये टारगेट्स अचीव हो सकें और ये हॉस्पिटल खुल के तमाम पेशेंट्स को आला मयार की ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके इंशाल्लाह। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, ये जो लोग एहतियात देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जितने लोग देते हैं उससे कहीं ज़रा बढ़ चढ़ के जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो उनके दिलों में दर्द है, हम वो भी देखते हैं कि वो भी कितनी अच्छी बड़ी अमाउंट में वो भी एहतियात देते हैं। तो ये एहतियात जो हैं ये सही समत में जो है ये इन्वेस्ट हो रही हैं, फिर इस चीज़ को आप ट्रांसपेरेंट कैसे बनाते हैं? सो हमारे तमाम जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स हमारे आर डन बाय AF फर्ग्यूसन्स, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। जी और 1994 ऑनवर्ड्स हमारे तमाम ऑडिटेड अकाउंट्स हमारी वेबसाइट पे हैं, वो अवेलेबल हैं फॉर एनीवन टू सी एंड चेक। इसके अलावा हम रजिस्टर्ड हैं विद द पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी, एंड ऑब्वियसली हम सारे जो नेशनल और प्रोविंशियल लॉज जो हमें अप्लाई करते हैं उनको भी फॉलो करते हैं। बट सबसे अच्छा तो तरीका ये है, हम हमेशा कहते हैं कि जो आता है हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में भी आप आएँ, लाहौर में, पेशावर में, आप ख़ुद मरीज़ों से मिल के तो बात करें हमारे बग़ैर, और पूछें उनसे कि उनका इलाज कैसा हो रहा है और वो पे कर रहे हैं कि नहीं। और वाकई ये देखेंगे आप कि 75% से ज़ायद, एक्चुअली इट्स क्लोजर टू 80%, लेकिन हम हमेशा फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड हम 75 कहते हैं। 75% से ज़ायद मरीज़ों का कम्प्लीटली फ्री इलाज होता है, और ये बहुत महंगा इलाज है जैसे आपने देखा और आपने भी बताया। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तकरीबन 45% जो हमारी चैरिटेबल डोनेशंस हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे इतना महंगा इलाज है, ये सिर्फ नहीं कि एक सर्जरी तक बात खत्म हो जाए, सर्जरी खत्म होगी फिर रेडिएशन हैं, कीमो है, बहुत सारी चीज़ में आ जाती हैं। अच्छा एक चीज़, क्योंकि डॉक्टर साहब लोग बहुत बड़ी तादाद में आप लोग को एहतियात देते हैं, तो देखिए एक है ज़कात और एक है सदका, फिर आप इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिन पर सदका नहीं लगता, जैसे बहुत सारे सादात ऐसे आते हैं, लोग आते हैं वो कहते हैं जी देखिए हमें जो जिस डोनेशन से हमारा इलाज होगा प्लीज़ वो सदके के जुमरे में ना आए, आप फिर इसको कैसे इंश्योर करते हैं? सो हमारे बहुत क्लियर प्रोसेसेस हैं इसके लिए। पहली बात तो ये कि ज़कात जो है वो सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे इस्तेमाल की जाती है, उससे बिल्डिंग्स नहीं बनती या मशीनरी नहीं ख़रीदी जाती, वो सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है, और वो उसी साल में, जिस साल में वो कलेक्ट की जाती है, उसी साल में तमाम की तमाम खर्ची जाती है। बट क्योंकि हम इतने ज़्यादा मरीज़ों का फ्री इलाज करते हैं, तो वो सिर्फ ज़कात से पूरा नहीं होता, उसको हम सप्लीमेंट करते हैं अपनी बाकी जो इनकम है, जो हमारे पैथोलॉजी लैब के कलेक्शन सेंटर्स हैं फॉर एग्जांपल, उससे जो रेवेन्यू आता है उसको भी सप्लीमेंट करते हैं। और फिर जब ज़कात और सदका डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है तो एक क्वेश्चनेयर हम कंप्लीट करवाते हैं लोगों से, और अगर वो कहें कि हम पे ज़कात नहीं लगती या सदका नहीं लगता, तो उनको फिर हम नॉन ज़कात डोनेशंस जो हैं उनसे या अपने हॉस्पिटल रेवेन्यू से ट्रीट करते हैं। सो ये बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे आखिर में वक्त मुख्तसर, मुझे बताइए कैसे हम एहतियात दे सकते हैं शौकत खान हॉस्पिटल को? सो सबसे आसान तरीका इस वक्त ये है कि हम सब 7770 से एक अगर ब्लैंक SMS भेजें तो आप 20 रुपए शौकत खानम को दे सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी बैंकिंग ऐप से
शौकत खानम को डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। हर बैंक में हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, वहाँ आप जाके कैश या चेक डोनेट कर सकते हैं। आप 0800 11 पे अगर फ़ोन करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आगे आपके घर से आपकी डोनेशन कलेक्ट करेंगे और आपको रसीद भी देंगे। और अगर आप वेबसाइट पे जाएं हमारी www.shaukathanam.org.pk तो वहाँ सारी ये डिटेल्स अवेलेबल हैं कि आप किस तरह डोनेट कर सकते हैं। एंड ओवरसीज़ भी हम कई मुल्कों में रजिस्टर्ड हैं एज अ चैरिटी, सो वहाँ पे भी आप डोनेट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा 7770 पे तो अभी मैसेज कर सकते हैं, तो वो मैंने भी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो भी एक छोटा सा काम जरूर करें, फौरन 7770 पे एक ब्लैंक मैसेज करें, जो कि मैंने बिल्कुल अभी कर दिया है जनाब। तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।